हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आपको मिलाने लेकर आया हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो आज सवाल जवाब जो करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि वो किस विषय पर कर रहे हैं। एक्चुअल में जो हमने पिछला एपिसोड 10 शूट किया था और उस एपिसोड में रीना बंटी जो चेयरमैन है, नगर पालिका प्रधान है रीना बंटी, उनके साथ हमने अपना 10वां एपिसोड शूट किया। उसमें बहुत सारे उन्होंने आरोप प्रत्यारोप जो थे वो पार्षदों के लगाए। पार्षदों में से सभी जो भी विपक्षी पार्षद कह सकते हैं उनके एक समूह में से, सारे समूह में से 8-10 जो भी पार्षद साथी थे उनमें से उन्होंने अपना एक ये कह सकते हैं कि नेतृत्व करने के लिए इस इंटरव्यू में उन्होंने अमित मिश्रा जी को यहाँ पर चुना और उन्होंने अमित मिश्रा जी को यहाँ पर हमारे साथ बैठाया है, हमारे जो भी यानी जनता के जो भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए, और उन जवाबों को देने के लिए भी जो सवाल करे थे या आरोप प्रत्यारोप करे थे सुरेंद्र बंटी और रीना बंटी ने अपने उस इंटरव्यू के अंदर जो हमारा 10वां एपिसोड था उसमें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड जो 11वां एपिसोड है। चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है। अमित मिश्रा जी, मैं आपका अपने चर्चित चेहरे के 11वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शमशेर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चर्चित चेहरे के जितने भी दर्शक हैं उन सब दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे मन की बात जानने के लिए, हम सब पार्षद साथियों के मन की बात जानने के लिए, हम सब भी व्यथित हैं कि नगर में काम नहीं हो रहा, उन सब चीज़ों को जानने और समझने के लिए समय निकाला, हम अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएं, इस चीज़ के लिए आपने हमें समय दिया। इस चीज़ के लिए आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, मेरा सवाल जो रहेगा वो बाद में आएगा सर जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे जो सवाल करूंगा या आप जो जवाब देंगे वो सिलसिला हम बाद में शुरू करेंगे। उससे पहले मैं ब्रीफ में ये जानना चाहता हूं कि नगर पालिका का एक्चुअल में केस क्या है, क्यों काम नहीं हो पा रहा। देखिए शमशेर जी, पिछले 4.5 वर्षों से लगातार सभी पार्षद कहते आ रहे हैं, मैंने स्वयं भी कहा है, आपने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा और इंटरव्यूज़ के माध्यम से भी सुना होगा, नगर पालिका में काम नहीं होने का केवल एकमात्र कारण है जी नगर पालिका की प्रधान रीना गर्ग जी और उनके निलंबित पार्षद पति, अभी वर्तमान में वो निलंबित है तो मैं यही कहूँगा, निलंबित पार्षद पति सुरेंद्र जी की तानाशाही, उनका अड़ियल रवैया, पार्षदों के साथ ना बनाकर चलने का रवैया, केवल इन्हीं कारणों से नगर में काम नहीं हो पा रहे। वो चाहते हैं कि नगर में अगर काम हो तो केवल और केवल मेरी कंडीशंस, मेरी शर्तों के आधार पर हो, पार्षद मेरे गुलाम बनकर रहें, पार्षद जैसा मैं कहूं उसके अनुसार कार्य करें तो ही मैं काम कराऊं, अन्यथा मैं कोई काम ना कराऊं। केवल यही एकमात्र कारण है जो नगर में काम नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, मैंने उनका पिछला जो एपिसोड था उसमें इंटरव्यू किया तो उन्होंने मेरे को बताया, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि उनकी तानाशाही है ये सब कुछ, लेकिन वो ये कहते हैं कि जैसे ही नगर पालिका की फर्स्ट जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में 9 पार्षद पहुंचे ही नहीं, जिसमें आप भी शामिल थे। शमशेर जी, निश्चित रूप से मैं उस बैठक में अनुपस्थित था। 12 अगस्त को उस बैठक का एजेंडा रीना गर्ग जी ने निकाला, सेक्रेटरी के हस्ताक्षर युक्त सही एजेंडा वो बिल्कुल निकला। पहली बैठक का एजेंडा था, उसके ऊपर मैं कहीं गलत या कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन 12 अगस्त को वो एजेंडा निकलने के बाद 19 अगस्त की बैठक थी। मैंने स्वयं सुरेंद्र बंटी जी को फ़ोन किया जी कि 18 अगस्त हमारे हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और 15 में से 6 महिला पार्षद हमारे सदन में हैं, तो क्यों ना इस बैठक को 2-4 दिन आगे पीछे कर लिया जाए, जिससे 15 के 15 सदस्य बैठक में आ सकेंगे और नगर के विकास को लेकर हम विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। ये फोन पर आपकी बातें हुई? मेरी फोन पर सुरेंद्र बंटी जी से ही बातें हुई। उन्होंने जो एजेंडा दिया वो रिटर्न में था? जी, रिटर्न में था। आपने अपने साइन करे? जी, मेरे पास आया, मैंने हाँ सभी ने हस्ताक्षर। तो उसके बाद फिर आप क्यों नहीं गए? सिर्फ यही कारण था, कोई अन्य कारण भी था? केवल यही एक कारण था। उन्होंने जवाब दिया उस बैठक में। जब मैंने फोन करा तो उनका जो फोन पर उत्तर था जी वो बिल्कुल मतलब अस्वाभाविक सा था। मैं सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का प्रत्युत्तर मुझे वहां से मिलेगा। उन्होंने सीधा कहा, मैंने बैठक निकाल दी, किसी को आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए।
मैंने आपको बताया 6 महिला पार्षद थी, कोई अपने बाहर गई हुई थी, कृष्णा जांगड़ा जी उस बैठक में अनुपस्थित थी। समाचार पत्र में उनका वर्जन भी लगा कि भाई मैं रक्षाबंधन के कारण अपने मायके गई हुई थी। विष्णु वाल्मीकि जी हमारे पार्षद साथी हैं, उनका भी न्यूज़पेपर में वर्जन लगा। अगले दिन अखबार में बड़े बड़े उसमें छपा कि इतने इतने पार्षद अनुपस्थित थे। लेकिन मुझे एक चीज आज तक शमशेर जी समझ नहीं आई है। मैं छोटी सी बात, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा, आप चाहे मैं आपके माध्यम से मैं सुरेंद्र जी से करना चाहूंगा, रीना जी से करना चाहूंगा। वो एक तरफ तो कहते हैं कि मीटिंग में 9 पार्षद अनुपस्थित थे। उस पहली मीटिंग की इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी में सुरेंद्र जी और रीना जी दोनों लिखकर देकर आते हैं। प्रोसीडिंग बुक ऑन रिकॉर्ड है, आप नगर पालिका में जाकर प्रोसीडिंग बुक देखें। उस प्रोसीडिंग बुक में 10 पार्षदों के हस्ताक्षर की बैठक में 10 पार्षद उपस्थित थे। तो वो जनता को बरगलाने के लिए झूठ बोलने का काम क्यों करते हैं? मतलब एक तरफा तो ये कह रहे हैं कि जो 9 पार्षद थे फर्स्ट मीटिंग में एब्सेंट थे, और दूसरे अगर रिकॉर्ड्स को चेक करें तो कि 10 पार्षद उपस्थित थे उस बैठक के अंदर, 10 लोग उसमें। तो वो कम से कम अपने विवेक से अपने अंदर झांक कर देखे कि मैं सच कहां बोल रहा हूं जी। मुझे जनता के बीच में सच बोलना चाहिए। आंकड़ों में जहां मैं हूं, जहां कागजों के साथ में हूं, वहां जनता के बीच में वो चीजें ही मुझे रखनी चाहिए। सेम डे 11:51 पर देखिए आपने मेरे को एक बात बताई कि जी मैं उस दिन किसी त्योहार की वजह से नहीं जा सकता था। हमारा हिंदू धर्म का त्यौहार था, और ये जो फेस्टिवल्स हैं या त्यौहार हैं ये सभी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। अच्छा, उस वजह से आप वहाँ नहीं जा सकते थे, या आपके साथी नहीं जा सकते थे, या उसमें जो महिला जो पार्षद थी वो नहीं जा सकती थी। कारण जो भी आपने मेरे को मेंशन किया अभी वो यही है। अब पॉइंट ये आता है कि इट्स ओके कि आप नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला है कि जब मीटिंग अंदर चल रही थी तो आप सामने किराना स्टोर की दुकान पर बैठे थे, और वहां पर बैठ के आपने 11:51, आप में से किसी भी एक साथी ने 11:51 पर आपने उस मीटिंग की शिकायत कर दी। तो जब आप किराना स्टोर में बैठ सकते हैं तो आप मीटिंग में क्यों नहीं बैठे? शमशेर जी, हवा में बातें करने में और तथ्यों के साथ या प्रूफ्स के साथ बात करने में फर्क होता है जी। सुरेंद्र बंटी जी या रीना गर्ग जी ये तय करके दिखाएं कि कोई भी एक पार्षद साथी, मैं मेरी नहीं कहूंगा, कोई भी एक पार्षद साथी नगर पालिका के इर्द गिर्द भी उस समय में था क्या? बिना मतलब की बातें, कोई बिना सिर पैर की बातें कोई भी किसी प्रकार की कर सकता है। नगर पालिका का कोई साथी नगर पालिका के इर्द गिर्द भी नहीं था। मैक्सिमम साथी शहर से बाहर थे, नगर में भी नहीं थे। इस प्रकार की बिना सिर पैर की बातें करने से कुछ नहीं होता। हाँ, उस बैठक की शिकायत की गई। शिकायत इसलिए की गई कि उस बैठक में सही मायने में कोरम पूरा उस बैठक का नहीं था, और बाद में रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई। नहीं, इससे पहले आपने कहा कि एजेंडा जो था वो मतलब कि प्रैक्टिकली वो सही था, गजटेड था, आप रिटर्न में था, उन्होंने प्रॉपर भेजा, आपने साइन करे। अब आप कह रहे हैं कि वो कोरम पूरा नहीं था। शमशेर जी, कोरम और एजेंडा दो अलग चीजें हैं। दोनों अलग चीजें हैं। एजेंडा एक तरह से बैठक की सूचना होता है, जो कि साधारण बैठक से 1 सप्ताह पहले पार्षद के पास पहुंचाना होता है। और कोरम की अगर हम बात करें तो जब बैठक प्रारंभ होती है और कितने सदस्य उस बैठक में उपस्थित हैं, उन सदस्यों की संख्या कोरम कहलाती है। उन सदस्यों की संख्या ये कहलाती है कि इतने सदस्य हैं, और एक्ट के अनुसार इतने सदस्य इस प्रकार की बैठक में रहने चाहिए, जरूरी है। जो जरूरी संख्या होती है वो कोरम कहलाता है। ठीक है, तो कोरम इस प्रकार से ठीक नहीं था, जैसा कि आपने अभी बताया। उसमें क्या कमियां थी उस कोरम में? आप बता रहे हैं कि कमियां थी, क्या कमियां? नगर पालिका छेड़छाड़ की गई, ऐसा भी आप? मैं आपको बता रहा हूं, नगर पालिका के सदन की पहली बैठक सदैव विशेष बैठक होती है। और विशेष बैठक में टोटल जो मेंबर्स होते हैं उसके, उनका मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा सदस्यों का होना जरूरी होता है। मोर देन हाफ जरूरी होता है। और उस बैठक के अंदर केवल 6 पार्षद उपस्थित थे, तो हाफ से जो कि सुरेंद्र जी और रीना जी वर्बली कहते हैं। उस बैठक में केवल 6 पार्षद उपस्थित थे, जबकि डॉक्यूमेंटेशन में उनका कोरम पूरा नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करी, जिसके कारण से वो बैठक आज तक विवादित है। उन्होंने रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करी, प्रोसीडिंग बुक से छेड़छाड़ करी, और उसके बाद जब इंक्वायरी चल रही थी माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के पास, तो उसमें लिखित में उन्होंने बयान दिए कि 10 पार्षद उपस्थित थे। तो वो जो सब चीजें विवादित हुई उस बैठक के कारण, मैं आज आपको बताऊं, आज की स्थिति बताता हूं, 4.5 साल बाद भी उस बैठक के कारण से नगर पालिका के 2 कर्मचारियों की नौकरी के ऊपर तलवार लटकी हुई है, जो वहां पर उस डिपार्टमेंट में, उस बैठक में उपस्थित थे, कमेटी में जो काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सरकार, उन कर्मचारियों के 2 कर्मचारियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। वो बैठक विवादित है आज तक। ओके, अच्छा, चलो मैं मान लेता हूं कि किसी भी कारणवश आपके या उनके मन मुटाव या पता नहीं क्या बात है, और आपने बहुत सारे कारण भी दिए, ठोस सबूत भी या कारण दिए,
वो बैठक जो थी वो विवादित रही जी। बट आप फिर सेकंड, थर्ड या फोर्थ जो भी बैठकें जो थी हुई या होने वाली होंगी उस समय, उसमें आप लोग क्यों नहीं गए? सेकंड बैठक 23 नवंबर 2016 को हुई जी। 15 के 15 पार्षद उस बैठक में उपस्थित थे। लगभग सभी विषयों पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई और लगभग सभी कार्यों को करने के लिए जो उस बैठक में रखे गए थे। ये सेकंड मीटिंग की बात कर, सेकंड मीटिंग की मैं आपको बात कर रहा हूं। सभी उपस्थित थे, लगभग सभी उपस्थित थे, कोई एक आध अगर ना हो तो मैं श्योर नहीं हूं। लगभग सभी पार्षद उस बैठक में उपस्थित थे। विस्तार से सब विषयों पर चर्चा हुई, सार्वजनिक विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। उस बैठक में प्रस्ताव भी पास किए गए, सारी चीजें हुई। आज तक वो बैठक उपायुक्त महोदय से अप्रूवल हुई या नहीं हुई, क्या उसकी स्थिति है, उसमें जो प्रस्ताव पास हुए उनके ऊपर आज तक काम क्यों नहीं हो पाया, ये चीजें प्रधान महोदय, प्रधान के पति सुरेंद्र जी किसी के सामने क्लियर करना ही नहीं चाहते, चर्चा करना ही नहीं चाहते। अच्छा, क्या सेकंड मीटिंग के बाद कोई और भी मीटिंग वहां पर हुई? उसके बाद तीसरी बैठक, बजट की बैठक हुई, सब पार्षद उपस्थित थे। अच्छा। फरवरी 2017 में बजट की बैठक हुई, सब पार्षद उपस्थित थे। सेकंड मीटिंग, सॉरी थर्ड मीटिंग में सेकंड मीटिंग का मुद्दा उठाया कि आपने जो पीछे हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें जो प्रस्ताव हुए पास, उनके ऊपर काम किया नहीं किया, उसकी देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी जो बैठक हुई उस बैठक को लेकर भी 2-4 चीजों पर विरोधाभास था कुछ एक पार्षदों का। सुरेंद्र बंटी जी अपने कुछ चहेते लोगों को व्यक्तिगत लाभ देना चाहते थे। ओके, व्यक्तिगत लाभ इन द सेंस कैसे? किसी की दुकान के पीछे नगर पालिका की दुकान लगती है, उसको वो जमीन दे दी जाए। अच्छा। कोई उनका मिलने वाला व्यक्ति है, उसकी ये दुकान है, उसकी दुकान की पर्ची पिछले 20 साल से नहीं कटी है, वो दुकान की पर्ची काट दी जाए। इस प्रकार के व्यक्तिगत लाभ कुछ एक जो अपने लोगों को वो देना चाहते थे। उन चीजों को लेकर हो सकता है उन पॉइंट्स के ऊपर विरोधाभास रहा हो। जब तीसरी जो बैठक हुई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बजट की बैठक थी। तीसरी बैठक बजट की बैठक थी और बजट में इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। बजट की बैठक में केवल बजट पर चर्चा होती है और उसमें सब पार्षद उपस्थित थे और बजट सर्वसम्मति से 2017 का पास किया गया है। अच्छा जी। 2017 में थर्ड मीटिंग हो चुकी, बजट की मीटिंग होगी, वो फाइनली होती जी। उसके बाद 2018 में मतलब ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिससे आप लोग जाना बंद हुए? मैं उसका आपको कारण बता देता हूँ। 1 दिसंबर 2017 को 3 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। अच्छा, वो क्यों दिया सर इस्तीफा देने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक था, प्रधान और प्रधान के पति की तानाशाही, पार्षदों को साथ लेकर काम नहीं करना, शहर में विकास कार्य ना हो पाना और नगर पालिका में भ्रष्टाचार को बहुत तेज गति से बढ़ावा देना। केवल ये कारण थे जिन कारणों से। अच्छा, हमारे कुछ साथी थे जो कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे कि वो जो साथी हैं, जो पार्षद साथी हैं आपके, जो 3 साथी हैं, उनके नाम एक बार आप बता दीजिए कि वो कौन कौन साथी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। 3, एक मैं स्वयं अमित मिश्रा जी, दूसरे हमारे साथी थे वार्ड नंबर 11 से नरेंद्र खन्ना जी, जो कि लगातार दूसरी बार अभी पार्षद हैं, और तीसरी हमारी साथी थी वार्ड नंबर 15 से पार्षद है कमलेश तायल जी। हम तीनों ने केवल इन्हीं कारणों से जो मैंने अभी बताया, प्रधान और प्रधान के पति का तानाशाही रवैया, नगर पालिका में बहुत तेज गति से बढ़ता भ्रष्टाचार, शहर में विकास कार्य ना हो पाना, हम वार्ड के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे थे कि हम काम क्यों नहीं करवा पा रहे, क्योंकि टेक्निकल चीजें आम आदमी नहीं समझ पाता कि नगर पालिका में क्या समझ पा रहा है। लोगों को इस चीज से मतलब होता है कि मेरा ये काम है, मेरी ये गली है, मेरी ये स्ट्रीट लाइट है, ये लगनी चाहिए, ये सड़क बननी चाहिए, लेकिन ना तो हम वो काम करवा पा रहे थे और ना लोगों को ठीक प्रकार से समझा पा रहे थे। तो जबरदस्ती पद के साथ चिपके रहने में कोई फायदा नहीं है। हमने अपने पद से इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे के ऊपर सरकार नहीं चाहती थी कि हमारा इस्तीफा मंजूर हो। 60 दिन का समय होता है, सरकार ने हमारे इस्तीफों को मंजूर नहीं किया। इस चीज को सुरेंद्र बंटी जी ने और रीना जी ने अपना प्रेस्टीज का इशू बना लिया और उसके बाद से उन्होंने हमें सब बैठकों में बुलाना बंद कर दिया। हम 3 पार्षदों को बैठक में बुलाना बंद किया। बाकी जो नगर पालिका के साथी पार्षद थे उनकी केवल ये बात थी कि ये अन्याय है, उन 3 पार्षदों के साथ अन्याय है। उन्होंने हमारे समर्थन में, हमारे सहयोग के नाते, हम गलत नहीं थे इस चीज के नाते से, वो भी कुछ एक बैठकों में नहीं गए और हम इन कारणों से बैठक में नहीं गए। अच्छा, जब आपने इस्तीफा दिया, मतलब नियमानुसार बैठक उसके बाद से एक बार भी उन्होंने नहीं बुलाई, नियम के अनुसार एक बार भी उन्होंने एजेंडा नहीं भेजा, जिस कारण से बैठकों में नहीं गए। देखिए, उन्होंने पिछले एपिसोड में मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बताया था, बाकी हमने उसको वैसे नहीं दिखाया था अपने वीडियो में, बट उन्होंने बताया था कि हमने जो मीटिंग्स की हैं उसके लिए हमने सभी को एजेंडे भेजे हैं। और बात रही पार्षदों की, तो पार्षदों की जो मीटिंग में ना बुलाने वाली बात है वो ये था कि जो 3 पार्षद थे, सॉरी मैं 3 पार्षद की बात कर रहा हूँ यहाँ पे,
उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा जब दे दिया है तो उसके बाद बुलाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, उन्होंने ये भी एक बात बोली कि जब इस्तीफा दे दिया था तो उस समय तो वो खुद इस्तीफा देकर गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बहाल करने की, अपने आप को बहाल करने की लड़ाई लड़ी। तो ये क्या विषय है इसमें? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 दिसंबर 2017 को हमने इस्तीफा दिया। ठीक है जी। 60 दिन का उसका समय होता है। इन बिटवीन 23, जिस चीज का वो चर्चा कर रहे थे, आपके पिछले इंटरव्यू में भी उन्होंने चर्चा करी, 23 दिसंबर को हमने एक पत्रकार वार्ता करी किसी और विषय को लेकर, लेकिन किसी एक पत्रकार साथी ने उस इस्तीफे के बारे में भी उसमें चर्चा करी हमसे कि आपने इस्तीफा दिया था, उसका क्या चल रहा है। उस पत्रकार वार्ता में मैंने जवाब दिया, मैंने स्वयं ने जवाब दिया, हम इस्तीफा दे चुके हैं, 23 दिन इस्तीफा दिए हुए हमें हो गए हैं, अभी तक सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, ना तो उनको नामंजूर किया है ना उनको मंजूर किया है। ठीक है, ये बात मैंने उसमें कही। 60 दिन का समय होता है, 30 जनवरी को वो समय पूरा हो गया। 30 जनवरी को समय पूरा होने तक सरकार ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, तो हमारे इस्तीफे जो थे वो अपने आप नामंजूर हो गए। ओके। नियमानुसार एक्ट ये कहता है 60 दिन के अंदर यदि सरकार उन पर संज्ञान नहीं लेती है तो नामंजूर हो गए। ठीक है। उसके बाद किसी प्रकार की हमारे ऊपर कोई रोक नहीं थी। उसके बाद उन्होंने तानाशाही करते हुए हमें मीटिंग में बुलाना बंद कर दिया। नहीं, फिर आप उस समय जैसे 60 दिन हो गए थे जी, तो आप वापस, अगर वो ऑटोमेटिकली कानून ये कहता है कि 60 डेज के बाद आपके इस्तीफे ऑटोमेटिकली नामंजूर हो जाएंगे, यानी निरस्त हो जाएंगे करने, तो फिर आप बहाल क्यों नहीं हुए? बहाल थे हम, वो ही तो कह रहे हैं कि बहाल नहीं हुए। अच्छा, उसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती है, वो नामंजूर हो गए, हम पार्षद तो थे ही जी। जब तक कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी नहीं होगा तब तक पार्षद तो हम हैं ही। वो जो 60 दिन का पीरियड था वो भी हम पार्षद थे। अगर सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होता तब हमारे पद खाली होते। हम पार्षद उस दिन तक भी रहते जब तक सरकार से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, 18 फरवरी 2018 को जी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए उपायुक्त महोदय को एक पत्र दिया जाता है जिसमें मेरे भी हस्ताक्षर थे, उन बाकी 2 पार्षदों के भी हस्ताक्षर थे। प्रशासन की तरफ से एक लेटर जारी होता है अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के लिए। उस बैठक का पत्र हमारे पास आता है। अगर हमारे इस्तीफे मंजूर हो चुके होते, अगर सरकार को अगर हमसे कोई आपत्ति होती, हमारी सदस्यता से कोई आपत्ति होती, तो आप तक वो लेटर जारी तो हमें सरकार बुलाती नहीं। हाँ, सही बात। लेकिन जब सरकार ने कोई लेटर जारी किया हमारे पास विधिवत रूप से सूचना आई, और जब प्रधान ने कोई बैठक आहूत की, कोई प्रधान ने बैठक बुलाई, तो उसने तानाशाही करते हुए हम तीनों को नहीं बुलाया। ये सारा विषय है। ठीक है जी। अच्छा, आपके इस्तीफे के विषय को लेकर जी मेरे 8th एपिसोड में सुरेंद्र कौशिक जी जो पूर्व जिला प्रमुख हैं महेंद्रगढ़ जिले से, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि जो आप 3 पार्षद थे, इन्होंने आज़ाद चौक पर आकर इस्तीफा तो दिया ही, साथ में पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी के बारे में भी विशेष तौर पर कुछ टिप्पणियां की। तो इस विषय में आप प्रत्युत्तर है? मैं सुरेंद्र कौशिक जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे जी। राजनीतिक रिश्ते लगभग 2013 में हमारे समाप्त हो गए थे। 2013 में उन्होंने मुझसे कहा कि अमित विधानसभा का चुनाव में लड़ना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा था कि रामविलास शर्मा जी जब तक महेंद्र विधानसभा में रहेंगे, मैं रामविलास शर्मा जी की ही मदद में आप लगा लीजिए, या मैं भाजपा का कार्यकर्ता सदैव से रहा हूँ, पूर्व में विद्यार्थी परिषद में काम किया, अभी मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, उसके बाद से राजनीतिक रिश्ते हमारे नहीं है, पारिवारिक रिश्ते अब भी है। उनके घर में कोई कार्यक्रम हो या मेरे घर में कोई कार्यक्रम हो, हमारा आना जाना रहता है। तो ज़्यादा लंबी चर्चा में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतनी बात आपको बता देना चाहता हूँ। नगर पालिका की अगर हम बात करें सुरेंद्र कौशिक जी की, तो सुरेंद्र कौशिक जी ने कभी किसी पार्षद के साथ बैठकर चर्चा नहीं की, केवल एक व्यक्ति से चर्चाएं करी और उस व्यक्ति ने जो उनको बताया उसके आधार पे उन्होंने वो चीजें बोली जी। दूसरा विषय मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, अगर आपने कही कि आजाद चौक पर खड़े होकर हमने कुछ कहा, आजाद चौक पर हमने खड़े होकर कुछ कहा, क्या सुरेंद्र कौशिक जी वहां थे? या सुरेंद्र कौशिक जी को बताने वाला कोई सोर्स ऐसा व्यक्ति मेरे सामने वो आज तक लेकर आए जिसमें हमने रामविलास जी के बारे में आज तक सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थान पर कहीं कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करी हो? मेरी व्यक्तिगत नाराजगी किसी व्यक्ति से कहीं भी किसी चीज की हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति के बारे में आज तक मैंने सुरेंद्र कौशिक जी के सामने या सुरेंद्र कौशिक जी के मिलने वाले किसी व्यक्ति के सामने कही हो तो सुरेंद्र कौशिक जी उस चीज को बताएं। तो जो भी इसमें सुरेंद्र कौशिक जी के समर्थक हैं या स्वयं सुरेंद्र कौशिक जी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं कि हाँ जी हमने देखा सुना, या फिर आप इस बात को, अगर मिश्रा जी सही बता रहे हैं कि जी ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं, तो आप इस बात को समर्थन दीजिए कि हाँ मिश्रा जी इसमें सही है। कमेंट करके आप ये बात हमें बता सकते हैं। अच्छा, अभी मैं सुरेंद्र कौशिक जी की बात पूरी करूंगा जी।
सुरेंद्र कौशिक जी, आपके पूरे इंटरव्यू में सुरेंद्र कौशिक जी ने रामविलास शर्मा, जो कि हरियाणा भाजपा का वटवृक्ष भी हम कह सकते हैं, महेंद्रगढ़ में भाजपा का मतलब रामविलास शर्मा है, ये भी हम कह सकते हैं, केवल और केवल उनके ऊपर बोला है। मैं आपको बता दूं, एक गमले का पौधा अगर अपनी बराबरी एक वटवृक्ष से करेगा तो मेरे ख्याल से कहीं मुकाबले की बात ही नहीं है कहीं। सुरेंद्र कौशिक जी रामविलास जी शर्मा के सामने एक गमले का पौधा है। सुरेंद्र कौशिक जी ने अपने जीवन में जितने भी चुनाव लड़े, उन सारे चुनावों के टोटल वोट्स की अगर वो काउंटिंग कर ले, 2014 के चुनाव में जब रामविलास शर्मा जी का राव दान सिंह जी से वोटों का जो अंतर था, उस तक भी वो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सुरेंद्र कौशिक जी अपने आप को इतना ही बड़ा नेता मानते हैं तो सुरेंद्र कौशिक जी ने पिछली बार 2 वार्डों से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, एक भी वार्ड का चुनाव वो नहीं जीत पाए। अगर सुरेंद्र कौशिक जी इतना ही बड़ा नेता अपने आप को मानते हैं तो सुरेंद्र कौशिक जी ने अभी हालिया विधानसभा का चुनाव लड़ा, कितने वोटों पर वो सिमट गए आपको भी पता है। आप भी मेंदड़ विधानसभा से आते हैं, मैं भी मेंदड़ विधानसभा से आता हूं। अगर सुरेंद्र कौशिक जी की हम बात करें, सुरेंद्र कौशिक जी इतना बड़ा नेता अपने आप को मानते हैं तो सुरेंद्र कौशिक जी नगर की इतनी चिंता करते हैं, नगर की अगर सुरेंद्र कौशिक जी इतनी चिंता करते हैं तो नगर में पूरे विधानसभा चुनाव में अभी हाल ही में 2019 में कितने टोटल वोट उनको आए, 100 वोटों का आंकड़ा वो छू नहीं पाए। वो व्यक्ति अगर इस कद के व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की इतनी लंबी चौड़ी बातें करे तो मेरे ख्याल से गलत है हुआ। दूसरी बात मैं अगर सुरेंद्र कौशिक जी की करना चाहूं, 2014 की बात उन्होंने आपके इंटरव्यू में करी कि 2014 में मैंने रामविलास शर्मा जी की खुलकर मदद करी। 2014 में सुरेंद्र कौशिक जी इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता थे। अगर सुरेंद्र कौशिक जी ने खुलकर मदद करी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को धोखा दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल को धोखा दिया, ऑटोमेटिकली हो दिया। उसके बाद अगर मैं उससे आ गया हूं, अप्रैल 2016 में सब्जी मंडी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की रैली होती है, मैं स्वयं उस रैली के मंच पर था, मैं उस रैली के मंच पर था। उस बैठक में सुरेंद्र कौशिक जी ने विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। अगर उन्हें ज्वाइन करनी होती, रामविलास जी की मदद करनी होती, अगर वो महेंद्रगढ़ के भले में होते, बार बार उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और मैं महेंद्रगढ़ का भला चाहता हूं। अगर वो सही मायने में महेंद्रगढ़ का भला चाहते तो वो उस चुनाव को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते और खुलकर मैदान में आते, रामविलास जी की मदद करते। उसके बाद उन्होंने भाजपा 2016 में ज्वाइन करी। उसके बाद रामविलास शर्मा जी की किचन कैबिनेट के व्यक्ति वो जाने जाते थे। रामविलास शर्मा जी की रसोई में अनेक बार उनको देखा गया है उनकी धर्मपत्नी के साथ। मतलब ये लाइन कहने का मेरा मतलब है, रामविलास शर्मा जी ने उनको अपना छोटा भाई माना, अपने छोटे भाई के रूप में उनको घर में जहां जो स्थान देना चाहिए वो स्थान उनको दिया। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकता हूं इस बात की, मैं उनके सामने कह सकता हूं ये बात। अधिकारियों से वो मिलने जाते थे, 2016 से 2019 का जो समय था, अधिकारियों से मिलने जाते थे तो वो अपना परिचय सुरेंद्र कौशिक पूर्व जिला प्रमुख ना कराते थे, अपना वो परिचय सुरेंद्र कौशिक रामविलास शर्मा जी का छोटा भाई ये कहकर परिचय कराते थे और अपने काम भी करते थे, रामविलास जी से काम भी कराते थे, चाहे वो अपने व्यक्तिगत काम कराते हो, चाहे अपने कार्यकर्ताओं के काम कराते हो, चाहे अपने मिलने वालों के काम कराते हो। उसके बाद तीसरी बात पे अगर मैं आऊं, राजस्थान में उनके कुछ व्यापार हैं, उन व्यापारों में उन्होंने रामविलास शर्मा जी की मदद ली और सब चीजें ले ली। और जिस दिन रामविलास शर्मा, जब चुनाव का समय आया तो मुझे भी चुनाव लड़ना है, चलो चुनाव लड़ना उनका अधिकार था, उन्होंने चुनाव लड़ा। अब चुनाव लड़ने के बाद इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना कि पिछली योजना में मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, पूरे 5 साल मड़ाई खाई उन्होंने, पूरे 5 साल मड़ाई खाने के बाद आज वो आदमी उस व्यक्ति को कोस रहा है जिसके कारण से मड़ाई खाई है। तो सुरेंद्र कौशिक जी के बारे में और इससे ज्यादा बातें तो मैं क्या कहूं। जबकि उसमें उन्होंने इंटरव्यू में तो ये बोला है कि मैं उनकी मीटिंग्स में नहीं जाता था और शर्मा जी ने मेरी जहां पर भी कोई बैठक या अधिकारियों की बैठक होती थी तो उसमें मेरा परिचय नहीं करवाया, या कह सकते हैं कि जो मेरी जो 1 साल उनका पूर्व जिला प्रमुख का बचा हुआ था, मतलब जिला प्रमुख का बचा हुआ था, उस 1 साल में भी उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हुई। क्योंकि शर्मा जी आ गए थे और वो वर्चस्व भी नहीं रहा जो पहले जिला प्रमुख का था, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में मेंशन किया था। देखो वो वर्चस्व उनका नहीं रहा, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है जी। रही बात अधिकारियों से परिचय कराने की, रही बात बैठकों में नहीं जाने की, 2 चीजें आती हैं इसमें। पहला विषय अधिकारियों से परिचय कराने की। आप जिला प्रमुख हैं, अगर उस पहले साल को निकाल दे तो बाद का जो समय बचता है, तो जो मैंने कही वही बात, केवल और केवल मलाई खाने के लिए आए थे, अधिकारियों से परिचय करके अधिकारियों से काम करवाना चाहते थे वो अपना। दूसरी बात अगर मैं आपकी करूं कि वो बैठकों में नहीं जाते थे, भारतीय जनता पार्टी की बैठकें
सीमित कार्यकर्ताओं की बैठकें होती हैं, सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं की बैठकें होती हैं। सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं की बैठक में सुरेंद्र कौशिक जी के पास कोई दायित्व ही नहीं था पार्टी में, तो किस प्रकार से उनको बुलाया जाएगा? संगठन की जितनी भी बैठकें होती थी उनमें पहले तय होता है कि किस प्रकार का कार्यकर्ता, किस स्तर तक का कार्यकर्ता उस बैठक में अपेक्षित है। मैं आज कार्यकर्ता हूं, मैं प्रदेश कार्य समिति का युवा मोर्चा का सदस्य हूं। बहुत सी बैठकों मैं भी अपेक्षित नहीं होता हूं, मैं भी उन बैठकों से बाहर रहता हूं, तो इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि पार्टी मुझे बुला नहीं रही है जी। तो इस प्रकार के बेतुके आरोप प्रत्यारोप गलत है। कोई बात नहीं, अब हम क्या करते हैं कि हमारा विशेष मुद्दा तो नगर पालिका है जी, तो बिल्कुल। उन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप किए वो तो कोई बात नहीं, उनका अपना जो भी अनुभव रहा और फिर आपके साइड से जो भी आपने जो देखा या आपका अनुभव रहा वो आपने जवाब दिए। लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा जी, अगर मैं बातचीत करूं तो आप मुझे शमशेर ना समझ के आप मुझे मेरे 100, 1000 या 10,000 फॉलोअर्स या फिर ये मान लीजिए कि महेंद्रगढ़ की जनता समझे। जी जी, महेंद्रगढ़ की जनता का मैं मुख बन के आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपसे ये जानना पूछना कहना चाहता हूँ कि सड़कें जो हैं वो टूटी पड़ी हैं, जो लाइट हैं अगर हम बात करें तो प्रॉपर व्यवस्था, पार्क में भी लाइट नहीं रही है, अंधेरे में पार्क रहा है। अगर हम बात करें आवारा पशुओं की तो आवारा पशु बढ़ते जा रहे हैं, उसके प्रति नगर पालिका, पार्षद, चेयरमैन सभी आ गए, उसमें किसी ने वहाँ पर फोकस यानी काम नहीं करा है। अगर और भी अन्य जो सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, कोई हो सकता है कि साफ सफाई से संबंधित हो गया या फिर पानी की व्यवस्था हो गई, इन सभी मुद्दों पर मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ इस बात को कि काम नहीं हुआ या हुआ तो बहुत ही कम हुआ। जैसे कि सफाई के लिए सिर्फ 5 टेम्पो लगा देना या फिर रोड के नाम पर 4, 2, 3 जो भी रोड बने शुरुआत में वो बन गए और उसके बाद फिर काम नहीं हुआ और नगर पालिका महेंद्रगढ़ फेल है। अगर नगर पालिका महेंद्रगढ़ फेल है तो उसमें वहाँ का चेयरमैन तो है ही फेल, लेकिन पार्षद भी फेल है जी। तो अब मुझे इसका जवाब चाहिए कि जनता आपके आपसी जो विवाद हैं जो कुछ किसी भी प्रकार से शुरू हुए, जनरेट हुए, क्रिएट हुए और आपस में आप लोग जो करते आ रहे हैं कि प्रधान ने हमें बुलाया नहीं, हमने इस्तीफा दे दिया, या फिर इस्तीफा देने के बाद अंडर 60 डेज वो हमें बुला सकते थे, बाद में बुला सकते थे। प्रधान ये कहते हैं कि हमने उनको बुलाने की कोशिश करी है या 1-2 बार बुलाया भी है, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं आए और उन्होंने मतलब कि अगर आए तो उन्होंने यहाँ पर शोर शराबा किया, उन्होंने कोई भी प्रस्ताव पास होने के लिए अगर हमने पेश किया तो उसका विरोध किया या फिर मतलब उसको प्रॉपर ढंग से उस मीटिंग को होने नहीं दिया। इस वजह से काम शहर के नहीं हो रहे। तो जनता जनार्दन है, जनता ये जानना कहना चाहती है कि जी आप अपने जो भी विवाद हैं वो आप कैसे सुलझाएंगे या जो भी बातें हैं कैसे करेंगे। एक साइड हमारा काम नहीं हो रहा जी, तो काम कैसे हो सकता है, हमें काम चाहिए। शमशेर जी, मैं आपकी बात का पूर्णतया समर्थन करता हूँ। 4.5 साल में नगर में काम नहीं हो पाए, नगर की जनता दुखी है और नगर की जनता में कहीं ना कहीं हम भी आते हैं जी। नगर की जनता ने हमें पार्षद बना दिया, तो पार्षद बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नगर से बाहर निकाल के फेंक दिया हमें। तो हम भी नगर की जनता है, हम भी सारा दिन नगर में घूमते हैं, हम भी नगर में परेशान होते हैं। जनता चाहे आप रोज समाचार पत्रों में आता है उसका वो साधन टूट गया, उसका ये हो गया, तो उस चीज़ें सब हमारे साथ भी होती है प्रैक्टिकल, उसमें कोई विषय नहीं है। मैं सब चीज़ों के अगर अंदर एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूँ। आपके पिछले एपिसोड में रीना जी ने और सुरेंद्र जी ने 2 बातें कही थी। मैं मेरी बात बाद में करूँगा, उन्होंने जो बात कही मैं उसी से शुरू करता हूँ। उन्होंने 2 बातें कही कि नगर पालिका बढ़ने के बाद मोहल्ला बिडाटान में काम हुआ जी, मोहल्ला बिडाटान की सड़कें बनी। सड़कें बनने के लिए पहली मीटिंग में कुछ काम हुए थे, उन कामों में से उन्होंने ये बताया था कि मोहल्ला बिडाटान में काम हुआ, मोहल्ला बिडाटान में काम हुआ, वार्ड नंबर 2 की कुछ गलियों का काम हुआ, वार्ड नंबर 3 की कुछ गलियों का काम हुआ, वार्ड नंबर 14 की कुछ गलियों का काम हुआ, रेलवे रोड का भी एक काम हुआ है। जब मुझे आप एक छोटा सा प्रश्न जब मैं उनसे करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जब इन सब जगहों पर काम हो सकता है तो बाकी शहर में काम क्यों नहीं हो सकता? हाँ। अगर पार्षदों का विरोध था तो पार्षदों का विरोध उन कामों पर क्यों नहीं था? केवल उन कामों पर तो विरोध हुआ नहीं, शंकर कॉलोनी में भी काम हुआ। फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने बताया था कि ये जो काम हुए थे सारे फर्स्ट मीटिंग में हुए थे जी। फर्स्ट मीटिंग में काम हुए थे, लेकिन उन्हीं कामों को लेकर या उस फर्स्ट मीटिंग को लेकर आप लोगों ने ऑलरेडी 11:51 पर आपने कंप्लेन कर दी थी। अब जब आप फर्स्ट मीटिंग पर कंप्लेन भी कर देते हैं और अभी आप कह रहे कि उस पर काम हो सकता था, तो आगे क्यों नहीं हुआ? मैं वही चीज आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। फर्स्ट मीटिंग में जितने भी ये काम मैंने आपको गिनाए, 200 के लगभग स्ट्रीट लाइटें खरीदी गई जी। कहाँ है वो लाइटें आज तक किसी को नहीं पता। अच्छा जी।
उसके बाद जो 200 स्ट्रीट लाइटें 200 के लगभग स्ट्रीट लाइटें एलईडी स्ट्रीट नहीं लगी। वो मतलब उन्होंने भेदभावपूर्ण रवैये से कहाँ लगाई कहाँ नहीं लगी आज तक कोई उसका ब्यौरा नहीं है। बिजाटान मोहल्ला मैंने आपको बताया, शंकर कॉलोनी मैंने आपको बताई, वार्ड नंबर 2 मैंने आपको बताया, वार्ड नंबर 3 मैंने आपको बताया, वार्ड नंबर 14 के कुछ और एरिया मैंने आपको बताया, रेलवे रोड मैंने आपको बताया। इन सारे के सारे कामों में से कोई भी एक काम पहली मीटिंग में बाय नेम प्रस्ताव पास नहीं है। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, मैंने कहा ये बैठक विवादित है। विवादित क्यों है, मैं विवाद का कारण आपको बता देता हूँ। वो उस बैठक की प्रोसीडिंग वहां पर नगर पालिका में लिखी ही नहीं गई। वो बैठक के बाद प्रधान के घर पर बैठकर नगर पालिका के एक कर्मचारी को बुलाकर और पूरी प्रोसीडिंग लिखी गई। उस बैठक में एक प्रस्ताव नंबर 12 पास किया गया। उसमें साफ शब्दों में लिख दिया गया कि पूरे नगर में जहां प्रधान चाहे अपनी मर्जी से काम करा सकता है और अपनी सुविधा के अनुसार काम करा सकता है। अच्छा जी, ये एक प्रस्ताव उन्होंने पास कर लिया, एक तरफा हो गया, अपने एक तरफा कर लिया। पार्षदों को तो उन्होंने हाथ काट दिए, पार्षदों को तो बगैर बात दोष देते हैं। अब जब उस प्रस्ताव के आधार पर आप 4 वार्डों में काम करा रहे हो, नगर का एक प्रमुख रोड आपने बना दिया, तो बाकी शहर से भेदभाव क्यों? और यही हमारी उनसे लड़ाई है। हमको, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी कोई और किसी चीज की लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई यही है कि वो तानाशाहीपूर्ण रवैया छोड़े, भेदभावपूर्ण रवैया छोड़े, पूरे शहर को एक समान मानकर। भाई मेरे वार्ड में, मैं वार्ड नंबर 6 का नुमाइंदा हूं, मैं वार्ड नंबर 6 का जनप्रतिनिधि हूं। वार्ड नंबर 6 में यदि कोई काम हो तो मेरी नॉलेज में डालने के बाद अगर वो काम हो, और वो क्या करते हैं कि काम प्रारंभ होने के बाद पार्षद के पास सूचना जाती है कि काम स्टार्ट हो गया है, तो इसमें पार्षद का भी अपमान है। पार्षद को कुछ नहीं चाहिए, पार्षद को केवल आत्मसम्मान चाहिए जी। वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई चल, ये जो जितना भी अगर मैं बात करूं 4.5 साल की, तो केवल और केवल पार्षदों के प्रधान की सम्मान की लड़ाई चल रही है। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा, बट अगर चेयरमैन, संस्था का चेयरमैन जो भी है, प्रधान जी हैं, वो मान लो प्रधान हैं नगर पालिका के, अगर वो आपको सूचना करते हैं कि आपके गली में काम शुरू हो गया है, तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज है। मैं मानता हूँ ये एक अच्छी चीज है कि आपने काम शुरू करवा दिया। हाँ, ये गलत चीज है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, प्री इन्फॉर्मेशन ना देने की वजह से वो कहीं ना कहीं आपने बताया कि अपमान हुआ, बट काम हुआ, ये एक विषय है। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि अगर काम होता है तो कम से कम आपने अपने मोहल्ले को आपने सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ काम हुआ है हमारे पार्षद बनने के पश्चात। अब इस विषय को आप पर्सनली डील करें, वो ज़्यादा बेटर है देन दैट ऑफ इट कि आगे किसी काम में वो आपका सहयोग ना करें या फिर आप उनका सहयोग ना करें। इससे वो जो रोड बनता जो बन जाता वो वहीं रुक गया, वो काम रुक गया, नहीं हुआ तो फिर शमशेर जी नुकसान किसका हुआ? आप पर्सनली बताओ। जैसे मैं आ रहा हूँ, आत्मसम्मान की लड़ाई हो रही है, आप जो बात कह रहे हो, आत्मसम्मान की लड़ाई के चक्कर में शहर धूल खा रहे हैं। आप जो बात कह रहे हो मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये बातें मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताई है, ना कि ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है। ओके, ये बात मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताई है कि काम प्रारंभ हो जाए उसके बाद पार्षद को सूचना लगे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने अभी आपको बताया लगभग 200 के करीब स्ट्रीट लाइटें खरीदी गई। नगर पालिका के गठन को 4 महीने का समय भी नहीं बीता था। रेलवे रोड पर वार्ड नंबर 1 में एक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कर्मचारी भेजा जाता है। जहां स्ट्रीट लाइट लगती है जिस घर के बाहर लकड़ी होती है उस घर के व्यक्ति को सुरेंद्र बंटी जी पहले फोन करते हैं, मैंने ऐसे स्ट्रीट लाइट भेज दी, स्ट्रीट लाइट आप लगवा लीजिए। वो स्ट्रीट लाइट वहां लग जाती है, चालू हो जाती है। शाम को उस वार्ड के पार्षद के पास सुरेंद्र का फोन जाता है, सुरेंद्र बंटी जी का फोन जाता है कि आपके वार्ड में मैंने ये लाइट लगवाई है, आप चेक कर लो। अब सीधी सी बात है, राजनीति का मतलब होता है क्रेडिट लेना। चाहे मैं राजनीति कर रहा हूं, कोई भी XYZ कर रहा है, राजनीति का मतलब होता है क्रेडिट लेना। आपने जो काम किया है उसका आप क्रेडिट ले, ये होता है। वो पार्षद उस घर पर जाता है, डोरबेल बजाता है, घर से घर का मुखिया बाहर आता है, दुआ सलाम होती है, नमस्ते होती है, चाचा जी ऐसे ऐसे आज ये लाइट लगवा दी है। वहां से उसको जवाब ये मिलता है कि हाँ दिन में लाइट लग ली, सुरेंद्र बंटी का मेरे पास फोन आ लिया। वो पार्षद किस मुंह से वापस आएगा? समझ सकते हैं वो किस मुंह से वापस आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां लड़ाई केवल और केवल किस चीज की नहीं है, यहां लड़ाई केवल और केवल प्रधान के और प्रधान के पति के तानाशाही रवैये की है, उनके अड़ियल रवैये की है, उनके भेदभावपूर्ण रवैये की है। 3 वार्डों में काम हो रहे हैं, बाकी वार्ड के लोगों ने क्या गलती करी है? आपने एक भेदभाव की बात करी वार्ड से रिलेटेड, तो पिछले इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक महापंचायत हुई, महापंचायत में जो समाज के कुछ लोग थे उन्होंने आपस में मिलकर और आप लोगों का जैसे भी एक बैठक करवाने का निर्णय लिया। उस बैठक में
करीबन 88 टेंडर पास होने की बात हुई जी। और उसके बाद आपने उनके जो 4 पार्षद समर्थक हैं, ये बंटी जी ने मतलब उसमें बोला था जी। कि उनके जो 4 वार्ड मेंबर कह लीजिए या पार्षद कह लीजिए, उनके जो 4 वार्ड है मेन जी, उन वार्ड्स में काम ना करवा के उन्होंने कहा कि इनका काट दो और फिर हम 66 में करवाएंगे। मतलब 66 जो भी टेंडर थे वो पास होने की बात हुई और 88 में से जी। और बंटी जी ने ये साफ बोला है इंटरव्यू में, यानी 10वें एपिसोड में, कि फिर हमने ये भी कह दिया कि चलो ठीक है, हम अपने वार्ड मेंबर्स को समझा लेंगे, हम अपने वार्ड में रहने वाले निवासियों को समझा लेंगे, जी जी जी, लेकिन आप 66 को पास कर दो। लेकिन फिर वो 66 भी पास नहीं हो पाए, वो 28 पर ही बात अटक गई। वो कैसे है? आप भेदभाव की बात अगर वहां करते हैं तो यहाँ क्या भेदभाव नहीं हो रहा? आप अपने वार्ड में काम करवा रहे हैं, दूसरे 4 वार्ड में काम नहीं करवा रहे। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जो 88 टेंडरों की सूची की अगर मैं बात करूं तो वो सूची भी सुरेंद्र बंटी जी की तो जानकारी में भी नहीं थी कि 88 टेंडरों की कोई सूची है। ओके। 27 फरवरी 2019 को रीना बंटी जी और सुरेंद्र जी दोनों सस्पेंड होते हैं अपने पद से। सस्पेंड होने के बाद कार्यकारी प्रधान नगर पालिका के उप प्रधान है रमेश बोरा जी, उनके पास चार्ज आता है। उनके पास चार्ज आने के बाद अधिकारियों के साथ बैठकर नगर के विकास को लेकर रामविलास शर्मा जी बड़ा चिंतित थे कि शहर में काम नहीं हो रहे, जल्दी से जल्दी काम कराने हैं। सभी पार्षद चिंतित थे कि काम नहीं हो रहे हैं, हमने काम कराने हैं। उन कामों को लेकर एक सूची बनती है, वो 88 कार्यों की सूची बनती है, जो कि रमेश बोरा जी की अध्यक्षता में बनती है। ओके। रमेश बोरा जी की अध्यक्षता में 88 कार्यों की सूची बनती है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो टेंडर रोक दिए जाते हैं। वो कारण क्या है? वो कारण था चुनाव की आचार संहिता लग जाना। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई तो और वो कार्य रोक दिए गए। ठीक है। उसके बाद दोबारा अगस्त में वो दोबारा सस्पेंड होते हैं, निलंबित होते हैं। रमेश बोरा जी के पास दोबारा चार्ज आता है। जब रमेश बोरा जी के पास दोबारा चार्ज आता है तो दोबारा चार्ज के अंदर पुनः सूची बनाई जाती है कि हमें शहर में कार्य कराने, विकास कार्य कराने, जल्दी से जल्दी कराने हैं। तो वो जो 88 कार्यों की सूची थी उस सूची पर काम ना करके नए सिरे से सूची बनती है और वो 66 कार्यों की सूची बनती है। वो सूची भी किसने बनाई? रमेश बोरा की अध्यक्षता में वो सूची बड़ी बनती है। रमेश बोरा की अध्यक्षता में ही वो 88 कार्यों की सूची बनी। रमेश बोरा जी की अध्यक्षता में ही वो 66 कार्यों की सूची बनी। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो 66 कार्यों की सूची जो बनी वो विधिवत बैठक में पास हुए सारे कार्य। बैठक में पास होने के बाद जो कि नगर पालिका का नियम है, बैठक अनुमोदन के लिए जिला उपायुक्त के पास भेजनी होती है। 2 या 3 दिन के बाद ही वो जिला उपायुक्त महोदय के पास भेजी गई और वहां से जाकर व्यक्तिगत रूप से, मैं स्वयं उनमें जाने वालों में से हूं, 4-5 पार्षद साथियों ने जाकर, उस समय माननीय जगदीश शर्मा जी जिला उपायुक्त होते थे, हम बाई रिक्वेस्ट करके, बड़ी मिन्नत करके हम उन कार्यों को 66 कार्यों को पास करा कर ले आते हैं कि ये 66 कार्य नगर के हित में कर लिए जाएं। एक मिनट में पूरी बात कर लूं। उनको पारित करा के लाने के तुरंत बाद पुणे विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाती है और वो कार्य नहीं हो पाते हैं। आज भी अगर उन कार्यों को प्रारंभ किया जाए तो किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। 20 बार उन 66 कार्यों को करने के लिए रीना गर्ग जी से अनेक बार लिखित आवेदन किया जा चुका है। मैं लिखित में निवेदन कर चुका हूं, मैं लिखित में रीना बंटी जी से निवेदन कर चुका हूं। आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि आपने लिखित में उनसे निवेदन किया है कि वो जो काम है, जो भी 66 कार्य हैं जी, जो रमेश बोरा जी की अध्यक्षता के अंदर डीसी तक पहुंचा दिए गए थे जी, उनकी, आप तो ये कह रहे हैं कि काम करने के लिए आपने लिखित में निवेदन किया है, जबकि उनका तो ये कहना है कि आप लोगों ने उसी चीज का बाद में जाकर कंप्लेन किया है कि ये आपने जो ये पास किया है 66 प्रस्ताव या जो भी हैं, जी जी, ये जो सिस्टम है ये सारा का सारा एक कह सकते हैं अनऑथोराइज्ड है, ये एक सिस्टम से नहीं है। आपके शब्दों में टेक्निकली बात करें तो कोरम पूरा नहीं था या बैठक सही नहीं, मैं आपको बताऊं, एजेंडा प्रॉपर नहीं था। थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। ये 66 प्रस्तावों की बात नहीं है। अच्छा, 66 पर तो उन्होंने कभी काम करने की सोची ही नहीं। 66 पर अगर वो काम करें, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो 66 वो जो प्रस्ताव पास है उन 66 प्रस्तावों पर काम प्रारंभ करें। नगर पालिका का एक भी पार्षद उन कार्यों का विरोध नहीं करेगा। मैं चाहूंगा कि जनता भी समझे, थोड़ा जाने कि कोई 4-5 ऐसे प्रस्ताव बता दीजिए जिससे जनता को पता चले कि हाँ उसमें मुख्यतः 66 में 5-7 ऐसे प्रस्ताव हैं। मैं 66 कार्यों की मैं आपको बता देता हूँ। 66 कार्यों में अपना अंबेडकर चौक से लेकर सीएसडी कैंटीन तक, हम सीएसडी कैंटीन से लेकर अंबेडकर चौक होते हुए बस स्टैंड के पीछे वाली गली तक, तीसरे नंबर पे अंबेडकर चौक से लेकर अपना ब्रह्मदेव चौक से लेकर मसानी रोड तक,
आजाद चौक से लेकर टेलीफोन एक्सचेंज तक, इस प्रकार के, और बहुत सारे मेन की अगर बात करूं, मसाणी चौक से लेकर डुलाना रोड तक, जो कि बहुत जर्जर अवस्था में है। तो इस प्रकार जितने भी ब्रह्मचारी रोड, आपका सत्ताड़ी चौक से लेकर सब्जी मंडी तक, ब्रह्मचारी रोड, गंगा देवी आई हॉस्पिटल का रोड, ये जितने भी प्रमुख रोड आते हैं वो सारे उन 66 कार्यों में हैं। प्रधान जी उन 66 कार्यों पर काम करें। एक भी पार्षद अगर विरोध करता है, मैं आपको यहाँ विश्वास दिलाता हूँ, देखिए, लेकिन मैं आपको जहाँ करेक्ट कर रहा था, 88 कार्य, उन 88 कार्यों के अंदर क्या होता है, बड़ा झोलझाल है यहाँ। 88 कार्यों के लिए उस समय के सचिव नवल किशोर जी कार्यालय रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा, उस कार्यालय रिपोर्ट के ऊपर जेई के हस्ताक्षर होते हैं, सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद प्रधान के हस्ताक्षर होते हैं। उस समय कार्यकारी प्रधान थे रमेश बोरा जी के हस्ताक्षर हुए। लेकिन जहां उन्होंने कार्यालय रिपोर्ट समाप्त करी, उसके बाद और रमेश बोरा जी के हस्ताक्षर के बीच में थोड़ी जगह खाली थी। उस जगह खाली में उन्होंने रमेश बोरा जी के हस्ताक्षर होने के बाद दो लाइनें घुसा दी जबरदस्ती कि ये सारे कार्य प्रस्ताव नंबर 12 बैठक 19/8/2016 के अंतर्गत करवाए जाने उचित होंगे। जबकि 19/8/2016 के प्रस्ताव नंबर 12 की जो मैंने आपको चर्चा करी कि उसमें केवल और केवल पार्षदों के हाथ काटते हुए प्रधान ने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली थी। बिल्कुल, उस चीज का हमने विरोध किया शुरू से कि अगर इसी प्रकार काम होने तो फिर नगर पालिका की और पार्षदों की जरूरत ही क्या है। एक बैठक बुलाई जाए, उस बैठक में बुलाकर ये प्रस्ताव पास कर लिया जाए, जो काम प्रधान अपनी मर्जी से कर लेगा। 5 साल पार्षद अपने घर बैठो, 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के विधायक और सांसद अपने घर बैठो। वो तो नियमानुसार सब चीजें, संवैधानिक अधिकार हमारे संवैधानिक अधिकार है, उन्हीं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं जी। अच्छा, अभी आपने एक बात कही, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे लंबा करूंगा कि आपने बताया कि एक प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव में 66 जो कार्य हैं वो प्रस्तावित हैं, डीसी तक रिपोर्ट पहुंच चुकी है और उसके खिलाफ आपने कोई कंप्लेन भी नहीं करी। कोई कंप्लेन आज तक नहीं करी है। आपने निवेदन भी किया है कि आप ये कार्य करवाएं। और इसमें एक विशेष बात ये कि वो जो कार्य हैं वो भी, जैसे आपने टॉप 2 से 5 काम जो भी गिनवाए हैं, वो महत्वपूर्ण शहर के कार्य हैं। कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ के दिल का ऑपरेशन, मैं बता रहा हूँ, दिल का ऑपरेशन नहीं है, उसमें वार्ड की गलियां भी है। 8/8/2019, 8 अगस्त 2019। अगर मैं बीच में डिस्टर्ब करूंगा, अगर वो काम करवाने के लिए, इसी से सवाल जवाब करने के लिए मैं उनके पास वापस जाता हूं, और अगर वो मेरे पास कोई और टेक्निकली आपके साइड से फॉल्ट बताते तो उस फॉल्ट को आप लोग वापस एक्सेप्ट करेंगे। अगर उन 66 कार्यों में किसी प्रकार की कोई टेक्निकली कमी अगर निकल कर आती है तो उसका मैं जवाबदार हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, उन 66 कार्यों को करने के लिए अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की रोक हो तो मैं जवाबदार हूं। तो देखिए, वो जो 66 कार्य अगर हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि शहर के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बेसिक कार्य हैं, वो खत्म हो जाएंगे अपने आप में, जो वहीं से विकास की झलक नजर आना हमें। अगर वो 66 कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, नगर की जनता को बता देना चाहता हूं, और मुझे इसके माध्यम से नगर पालिका की प्रधान और उनके निलंबित पार्षद पति सुरेंद्र बंटी जी भी सुन रहे होंगे, उनको भी बता देना चाहता हूं, अगर वो 66 कार्य वो करा देते हैं, उन 66 कार्यों के होने के बाद शहर में टूटी सड़क के नाम पर कोई सड़क बाकी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें विशेष पॉइंट मैं ये रखना चाहूंगा कि अब अगर वो करवाने चलते हैं और आप अपना कोई पक्ष या कुछ भी रखते हैं तो वो गलत होगा। मतलब इस समय फिर आप उनको किसी दायरे में लाते हैं या विरोध करते हैं या कंप्लेन करते हैं, कुछ भी है, वो ना हो। अगर वो कर सकते हैं तो जनता यानी जो भी है, हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। आपने लिखित में निवेदन किया, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 8 अगस्त 2019 को जो बैठक हुई, उस बैठक में 66 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास किए। पास होने के बाद उपायुक्त महोदय से अनुमोदित होकर वो वापस आ गए। उन 66 कार्यों पर प्रधान महोदय काम कराएं, हम उसका शहर से स्वागत करेंगे, उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। अगर शहर के हित में सार्वजनिक कामों के लिए भेदभाव को छोड़कर नगर पालिका की प्रधान काम करेंगी, मैंने पहले भी अनेकों बार कहा है, मीडिया के माध्यम से कहा है, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से कहा है, और आज आपके माध्यम से भी कहता हूं, अगर नगर पालिका के प्रधान भेदभावपूर्ण रवैया, तानाशाहपूर्ण रवैया छोड़कर अगर काम करती है तो शहर के सार्वजनिक विकास कार्यों, मैं व्यक्तिगत विकास किसी की बात नहीं कर रहा, शहर के सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए सभी पार्षद कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने के लिए तैयार है। इस तरह के, जैसे आप कह रहे हैं कि आप उनका समर्थन करते हैं सभी सार्वजनिक कार्यों में, और वो भी ये कह रहे हैं कि मैं भी हर मुद्दे के लिए लाइव आकर आपसे मतलब कि बातचीत कर सकता हूँ, यानी पार्षदों से बातचीत कर सकता हूँ। तो इस विषय को, क्योंकि कई कर सकता हूँ मैं यहाँ आपको करेक्ट करना चाहूंगा, नगर पालिका की प्रधान महिलाएं कर सकती हैं। देखिए, मैं आपको एक विशेष यहाँ पर लाइव बता देता हूँ ये बात कि जो नगर पालिका प्रधान है या फिर आप पार्षद है नहीं है,
विशेष मुद्दा ये है कि ये जो जिस सीट पर आप और हम बैठेंगे वो सीट नगर पालिका की सीट नहीं है जिसमें चेयरमैन ही बैठ सकती है, जिसमें पार्षद ही बैठ सकते हैं। इसमें इस्तीफा दिया हुआ पार्षद भी बैठ सकते हैं और इसमें सस्पेंडेड पार्षद भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये तो विशेष मुद्दे की बात है। यहाँ मैं आपको नगर पालिका चेयरमैन की सीट पे नहीं बैठा रहा कि वो ही बैठेगी, सुरेंद्र नहीं बैठेंगे, या पार्षद को मतलब प्रॉपर सीट नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ। शमशेर जी अनऑफिशियली 3 कैंडिडेट हैं। शमशेर जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ छोटी सी। ठीक है, आपकी बात कह दी, वो सस्पेंडेड है, वो उनकी तरफ से बैठेंगे या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठेंगे, दोनों बैठ जाएंगे। लेकिन आप भी अपने साथ किसी साथी को बैठाइए। मेरा कहने का मतलब है, अगर वो कोई कमिटमेंट वहां कर जाते हैं या कोई बातचीत अगर कोई इस प्रकार की होती है तो उस काम को प्रधान महोदया ये कहकर मना तो नहीं करेंगी ना कि मैंने हाँ नहीं भरी है। नहीं, वो तो लाइव होगा ना, वो तो जनता, फिर अगर जनता को पता चल जाएगा कि कौन कहाँ गलत है। अगर कोई आकर लाइव पर कोई गलत बात बोल देता है, फिर जनता को अपने आप ही पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर गलत है। जो आप ये कह रहे हैं कि 66 प्रस्ताव पर काम हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। दोनों में आपने भी मतलब कि मंजूर कर लिया है, और उधर से अगर नामंजूरी होती है तो फिर हम लोग उसका देखेंगे कि किस प्रकार से विरोध करना है, जो कुछ भी है। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि समटाइम्स, अभी तो आप कह रहे हैं आप विरोध नहीं कर रहे हैं, बट अनेकों टाइम उन्होंने कई बार कहा है कि अपने जो 10वां एपिसोड था उसमें इंटरव्यू में उन्होंने कई बार बोला है कि मेरे ऊपर अनेकों बार मेंटली हरासमेंट करने के लिए FIR दर्ज हुई हैं, और 1 नवंबर को भी उनको एक FIR का सामना करना पड़ा, मतलब उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई, और टोटल 16 FIR यानी 16 FIR उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। तो इस विषय में भी तो आप बताएं। जी ऐसा है, देखिए गणना तो मुझे ध्यान नहीं है कि टोटल 16 ही हैं, 15 हैं, 14 हैं, 20 हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन FIR आप मुझे लीजिए, मेरे ऊपर एक भी FIR क्यों नहीं दर्ज है? जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसका परिणाम तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। उन FIRs की अगर मैं डिटेल्स में थोड़ा अगर जाऊं ना तो आप अचंबा करेंगे। एक 2019 में FIR दर्ज होती है, 3 नंबर FIR। हमारे नगर पालिका में पार्षद साथी हैं JB सैनी, बबीता सैनी जी पार्षद हैं, उनके हस्बैंड हैं JB सैनी जी। उनका मोबाइल छीना उन्होंने, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अब किसने कहा था उनका मोबाइल वो छीने? देखिए मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा क्रॉस करूंगा आपको जी, कि उन्होंने मोबाइल छीना जी, वो वजह क्या थी, हम ये जानना चाहेंगे। 2 जनवरी का दिन नगर पालिका में लगभग सब पार्षद मौजूद थे। चिमनलाल जी एमई थे। चिमनलाल जी एमई के पास हम लोग काम के लिए गए थे, तो चिमनलाल जी एमई से हमने बातचीत करी। नववर्ष का समय था, हमने उनसे निवेदन करा जी एक बार 10 मिनट बैठ के बात करनी है। वो जनता से घिरे थे, उन्होंने कहा कि आप चल के एक बार कमरे में बैठिए, सेक्रेटरी साहब के कमरे में। वो सचिव महोदय का कमरा था, हम सचिव महोदय के कमरे में गए, जाकर बैठ गए। 5-10 मिनट के बाद चिमनलाल जी ने आना था। उससे पहले ही रीना जी और सुरेंद्र जी दोनों उस कमरे में आ गए। उन्होंने आते ही सीधा हमसे ये कहा कि आप खड़े होइए, आप बाहर चलिए। हमारे पार्षद साथी हैं डॉक्टर तरुण, उन्होंने उनसे कहा जी चिमनलाल जी एमई से बात हुई है और वो यहीं आ रहे हैं, उनसे कुछ चर्चाएं हमने करनी है। नहीं आप खड़े होइए, बाहर चलिए, ये है वो है। जबकि हिसाब ये बनता था, वो बैठाते, आते, बोलते, चाय पानी। प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, परिवार का मुखिया होता है प्रधान, वो परिवार को साथ लेके चलता है। 100 तरह की बातें होती हैं। उन्होंने आके इस तरीके से बदतमीजी से बात करना शुरू किया। जब वो बदतमीजी से बात ज्यादा बढ़ने लगी, थोड़ी आपस में आर्ग्यूमेंट होने लगी, तो सुरेंद्र जी ने अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी उसकी। सुरेंद्र बंटी जी ने अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। तो उसको रिकॉर्डिंग करता देखते हुए हमारे पार्षद साथी जो मैंने आपको बताया JB सैनी जी, उन्होंने भी अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। रीना जी ने JB सैनी को मना किया कि आप रिकॉर्डिंग मत करिए। ठीक है जी। सब पार्षदों ने कहा, अकेले JB सैनी जी ने नहीं कहा, सब पार्षदों ने कहा कि सुरेंद्र जी भी कर रहे हैं, आप उनकी भी बंद करवा दीजिए, इनकी भी बंद करा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरी परमिशन से कर रहे हैं, ये तो मेरी परमिशन से करेंगे, और इनको नहीं करने देनी है। और खड़े होकर उनका मोबाइल छीन लिया। वो मोबाइल आज तक पुलिस थाने में जमा है। और JB सैनी जी का मोबाइल छीन लिया। वो मोबाइल आज तक पुलिस थाने में जमा है। JB सैनी जी ने उसकी लिखित में शिकायत दे दी, भाई मेरा मोबाइल ऐसे उन्होंने छीन लिया, और ये बात है। इस मामले के कारण FIR दर्ज होती है। अच्छा, तो इसमें FIR दर्ज JB सैनी जी ने करी थी या फिर रीना बंटी ने करी थी कि दोनों के ऊपर क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ? अच्छा, रीना गर्ग जी की तरफ से JB सैनी पे भी दर्ज हुआ कि मेरे ऑफिस में गलत तरीके से आए, जबकि वो ऑफिस सचिव महोदय का था। और
इधर से जेबी सैनी जी की तरफ से उनके ऊपर भी दर्ज हुई। छीना झपटी से मेरा मोबाइल छीन लिया। अब इसमें किस पार्षदों की कोई गलती है या रामविलास जी की गलती है? वो बार बार एक चीज को लेते हैं कि रामविलास जी ने मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज करा दी सरकार का आक्षेप लेकर। उसके बाद अगर मैं आऊं, एक FIR नंबर 10 दर्ज होती है जिसमें चिमन लाल जी एमई का लैपटॉप लेकर छीन कर जाते हुए साफ उसके वीडियोज हैं जी। वीडियोज अगर आप कहें तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। वो वीडियोज हैं, वो मोबाइल छीन कर लेके जा रहे हैं, उनका बैग छीन कर लेके जा रहे हैं, पीछे से व्यक्ति आवाज लगा रहा है, इस बैग में सरकारी रसीद की कटी हुई अमाउंट है लगभग 50,000 रुपए। उस बैग को वो छीन कर ले जाते हैं। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए चिम्मलाल एमई पुलिस में कंप्लेंट देता है, FIR दर्ज हो जाती है। उसमें किसका दोष है? उस FIR को कैंसिल कराने के लिए वो पुलिस थाने में बैठकर दोनों पति पत्नी धरना देते हैं। थाने का मुंशी उसके ऊपर FIR दर्ज कराता है। उसमें किसका दोष है? FIR नंबर 504/2017 की अगर मैं बात करूं, FIR नंबर 504/2017 की, उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में 56 लाख रुपए का गबन किया। गबन का मतलब अगर मैं बताऊं, उन्होंने 56 लाख रुपए की अपनी एक प्रॉपर्टी शो नहीं करी। व्यक्ति जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करता है तो उसके पास जितनी भी मूवेबल और इमूवेबल चल अचल संपत्ति होती है उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। उन्होंने 56 लाख रुपए की अपनी एक प्रॉपर्टी का ब्यौरा उसके अंदर नहीं दिया, जिसकी जांच हुई। प्रॉपर जांच होने के बाद तत्कालीन SDM उपमंडल अधिकारी माननीय विक्रम सिंह जी IAS ने FIR दर्ज कराई, जिसका नंबर मैंने आपको बताया 504 है। इसमें क्या रामविलास जी करेंगे, क्या पार्षद करेंगे? इस प्रकार के FIRs है। मैं आपको बताऊं तो SC/ST एक्ट का, किसी के घर पे कुआ पूजन का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जाकर एक पार्षद के साथ गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, गलत तरीके से बातचीत करना, उस पार्षद के द्वारा उस पार्षद के साथ हाथापाई तक हो जाना, उस हाथापाई के बाद उनके ऊपर क्रॉस, दोनों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। उसमें पार्षद और रामविलास जी क्या करेंगे? इन्होंने तो केवल रटा रटाया एक जवाब बना लिया कि मेरे ऊपर रामविलास जी ने FIR कराई, मेरे ऊपर पार्षदों ने FIR दर्ज कराई। अरे अपने कर्म सुधारिए ना, अपने कर्मों के ऊपर। मेरे ऊपर एक भी FIR दर्ज नहीं और पार्षदों के ऊपर नहीं है FIR दर्ज। जो 56 लाख रुपए वाली FIR है, जो अचल संपत्ति उन्होंने जिक्र नहीं किया, वो क्या जी? वो मामला ऐसा है, जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया उस समय उनको अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना था। साल 2013 में उन्होंने एक 56 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया हुआ था और उस एग्रीमेंट को उन्होंने उसके अंदर शो नहीं किया अपने नॉमिनेशन में। और सितंबर में उसी एग्रीमेंट के ब्याज के ऊपर वो रजिस्ट्री कराते हैं कि हमने ऐसे ऐसे फुल पेमेंट एग्रीमेंट किया हुआ था। अब वो एक चीज कहते हैं कि वो एग्रीमेंट था, ना तो वो प्रॉपर्टी हमारी थी जी, ना उसमें कहीं पैसे का जिक्र था। भाई आपने फुल पेमेंट एग्रीमेंट किया है, आप एक चीज सिद्ध कीजिए, या तो ये बताइए कि मेरे पास 56 लाख रुपया है, उस 56 लाख रुपया को भी आप नहीं बता रहे, या आप ये बताइए मेरे पास एक प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी को भी नहीं बता रहे। दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। आपने फुल पेमेंट एग्रीमेंट किया मतलब पैसा उनको दिया हुआ है, तो उस 56 लाख रुपए को आप कहां लेके जाएंगे? उस 56 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को उन्होंने दिखाया नहीं, छुपाया, ये वो मामला है। और एक FIR जिसका मैंने अभी चर्चा किया, 11 नंबर FIR, जिसमें पुलिस थाने में बैठकर धरना दे रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, थाने का मुंशी कंप्लेनेंट बन के FIR दर्ज कराता है। उसमें किसका क्या लेना देना है? आपने जिक्र किया अभी हाल ही में 1 नवंबर को एक FIR दर्ज हुई, उसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा, 5-7 मिनट का समय मैं लेना चाहूंगा। 1996 में, मार्च 1996 में नगर पालिका की एक दुकान की बोली लगती है। सुरेंद्र जी ने उस दुकान को 10,000 रुपए प्रतिमाह किराए पर छुड़वा लिया। अच्छा जी। उसकी कंडीशन ये थी, 1.25 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट नगर पालिका में जमा होना था, जो कि कैसे खत्म होना था? 5,000 रुपए पर मंथ, 10,000 में उन्होंने छुटाई थी, 5,000 रुपए पर मंथ सिक्योरिटी से कटेगा, 5,000 रुपए पर मंथ इन्होंने जमा करना था। 2018 में 28 नंबर रसीद, 28/21 नंबर बुक और उसके 28 नंबर रसीद, 5,000 रुपए उन्होंने किराया जमा कराया हुआ मार्च 1996 में है। उसके बाद क्या होता है? ये किराया देना कर देते हैं बंद। उसके बाद नगर पालिका PP एक्ट में जाती है SDM के पास, SDM से इविक्शन के ऑर्डर हो जाते हैं, बेदखली के ऑर्डर हो जाते हैं कि दुकान इनसे आप खाली कराइए। ये उसकी अपील में कमिश्नर के पास जाते हैं, कमिश्नर से भी बेदखली के ऑर्डर हो जाते हैं कि आप इस दुकान को इनसे खाली कराइए। ठीक है। अब आप देखिए झोल झाल कितना बड़ा होता है। नियम ये कहता था, उसके बाद उनको FC के पास जाना चाहिए था, डिपार्टमेंट के जो ACS है उनके पास अपील में जाना चाहिए था, लेकिन वहां ना जाकर वो लोअर कोर्ट में आते हैं, जबकि PP एक्ट की लोअर कोर्ट की जुडिक्शन ही नहीं बनती है, लेकिन लोअर कोर्ट में आते हैं, लोअर कोर्ट से वो जीत जाते हैं। लोअर कोर्ट से जीतने के बाद वो सेशन कोर्ट जाते हैं, वहां वो जीत जाते हैं। उसके बाद नगर पालिका उसकी अपील में हाई कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट में केस लगता है RSA 08/2007, RSA 08 उस केस का नंबर था, 2007 में नगर पालिका वहां जाती है।
और उस केस की सुनवाई नहीं होती। कई कई केसेज ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट को ये लगता है कि बहुत जरूरी नहीं है, उनको समय रहते सुना जाएगा, जब समय कोर्ट के पास होगा तब सुना जाएगा, उसकी सुनवाई नहीं चल रही थी। ठीक है। 2011 में इन्होंने, ये खुद पार्षद थे, इन्होंने प्रधान के ऊपर और पार्षदों पर दबाव बनाकर रिक्वेस्ट कर किसी तरह से प्रस्ताव पास कराया, लेकिन पूरी योजना में वो प्रस्ताव उठाया नहीं गया हाई कोर्ट से। अब इनका चेयरमैन बनने का मोटो, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अब इस योजना में इनका चेयरमैन बनने का मोटो केवल और केवल उस दुकान के केस को हाई कोर्ट से उठाना था। इसके अलावा उनको नगर के विकास से, नगर की सड़कों से, नगर की स्ट्रीट लाइटों से, नगर की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। उनको चेयरमैन बनना था सिर्फ और सिर्फ अपना वो केस उठाने के लिए। अब होता क्या है, 9/1/2019 को एक इलीगल मीटिंग वो बुलाते हैं, सेक्रेटरी उस मीटिंग में नहीं रहता है, 4 पार्षद, केवल 4 पार्षद उस मीटिंग में रहते हैं, और उस मीटिंग में वो एक प्रस्ताव पास कर लेते हैं कि वो जो केस है उसमें समय और धन की बर्बादी हो रही है, इसलिए उस केस को उठा लिया जाए। अरे वकील को फीस दी जा चुकी है, कौन से धन की बर्बादी हो रही है? समय की बर्बादी जब 2007 से चला आ रहा है तो अब भी चलता रहेगा। और नगर पालिका का एक्ट कहता है कि आप अपने व्यक्तिगत फायदे का 1 रुपए का कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने, अगर हम बात करें उसकी गणना करें तो उस 96 से लेकर आज तक लगभग 2 से सवा 2 करोड़ रुपए किराया बकाया बढ़ता है नगर पालिका का सुरेंद्र बंटी जी की तरफ। उन्होंने वो केस वहां से उठा लिया। उठने की जानकारी जब कुछ पार्षद साथियों को लगी तो एक हमारे मनोनीत पार्षद हैं आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने और मैंने स्वयं ने, हम 2 लोगों ने अलग अलग 2 शिकायतें निदेशक महोदय से करी। उसके बाद उसमें कुछ जांच कमेटियां बैठी, जांचें हुई, और जांचों होने के बाद ये जांचों में ये प्रूव हो गया कि ये बैठक भी गलत थी और उन्होंने ये प्रस्ताव भी गलत उठाया। उसके बाद डायरेक्शन आती है डीसी महोदय के पास, आप इस पूरे मामले को देखिए। डीसी ने उस पूरे मामले को देखने के बाद डीसी ने वो एफआईआर दर्ज कराई है। आज रामविलास जी सरकार में भी नहीं है, पार्षदों का कोई लेना देना नहीं है। 1996 का वो मामला है, 96 से चल रहा है, 24 साल हो गए और ये मुकदमा दर्ज हो गया, हमारे ऊपर सरकार ने मुकदमा दर्ज करा दिया। जी, अब मैं ये चाहता हूं कि आप इसी मुद्दे को शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ छोटे मोटे एविडेंस हैं जिसके बिहाफ पर हम इस चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। जी जी जरूर। तो आपने बताया कि 1996 के अंदर जब बोली छुट्टी तो उस जो दुकान था, उस दुकान का जो रेंट था वो 10,000 रुपीज, जी 10,000 रुपए था। अच्छा, और इनका कहना है कि वो 1,000 रुपए है। इनका कहना है 1,000 रुपए है। चलिए, वो किसी भी प्रकार से अपना दावा पेश कर रहे हैं कि 1,000 रुपए है, और म्युनिसिपल जो कमेटी है वो कह रही है कि 10,000 रुपए है। इनका ये एक विवादित मुद्दा हो गया। जैसे कोई विवादित मुद्दा होता है तो वो जो केस है वो केस बन जाता है, और वो कहीं ना कहीं फिर वो कोर्ट में जाता है। मतलब कि लोअर कोर्ट में जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लोअर कोर्ट में वो कोर्स जो केस है वो मेरे हिसाब से, अगर ये खुद ये कह रहे हैं कि 1,000 है, तो म्युनिसिपल कमेटी ये केस दर्ज करवाएगी, म्युनिसिपल कमेटी लेकर जाएगी इसको लोअर कोर्ट में। जी, जो कोर्ट है, कोर्ट में कौन जाएगा? कोर्ट में तो जो म्युनिसिपल कमेटी कोर्ट में अगले कोर्ट में हारा हुआ व्यक्ति जाएगा, अपील में जाएगा। लोअर कोर्ट में सुरेंद्र बंटी जी गए, क्यों गए? कमिश्नर के पास से वो हार गए थे। कमिश्नर ने उनको ये कहा था कि 10,000 रुपए इसका किराया और इनसे दुकान खाली कराई जाए। लेकिन लोअर कोर्ट में इनकी जीत हुई, लोअर कोर्ट में इनकी जीत हुई। इसके बाद ये गए जिला अदालत में। हाँ, जिला अदालत में गए तो जिला अदालत म्युनिसिपल कमेटी गई वहां पे। हाँ, म्युनिसिपल कमेटी कहा कि मतलब अभी अब इस जो लोअर कोर्ट है इसके रिजल्ट से, इसके न्याय से हम थोड़ा सेटिस्फाई नहीं है, मतलब जैसा होता है एक स्टेप होता है जी। तो वो चले गए जिला अदालत, म्युनिसिपल कमेटी चलेगी जिला अदालत। जिला अदालत में भी केस फाइल हुआ, केस की सुनवाई हुई, और उसके बाद वहां पर भी वो जीत गए जी। मतलब वो उस स्टेप पर भी जाकर वो अपनी बात पर सही रह गए, और म्युनिसिपल कमेटी फिर से पीछे रह गई जी। अब इसके बाद अगर किसी केस को आगे लेके जाना है तो वो जो केस जाएगा वो जाएगा म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से, क्योंकि वो तो दोनों म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से, दोनों तरफ से जीत चुके हैं जी। तो वो तो अपने घर आराम से बैठ सकते हैं जी जी। अगर म्युनिसिपल कमेटी को प्रॉब्लम है तो वो जाए जी। तो आप कह रहे थे ना कि मतलब कि इस कोर्ट में गए, उस कोर्ट में गए, तो वो म्युनिसिपल कमेटी ने फिर उसको हाई कोर्ट तक लेके गए जी। जैसे ही वो हाई कोर्ट पर वहां पहुंचता है, जो दुकान का मुद्दा है, जो केस है, वो हाई कोर्ट पहुंच जाता है। हाई कोर्ट पहुंचने के बाद मामले लंबित होते हैं, ये सच्चाई इंडिया में होते हैं, और केस ज्यादा है, जज कम है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सुनवाई देरी तक होती है जी। लेकिन इसके बीच में कुछ और होता है जो आपने बताया। उसी दरमियान मैं भी कुछ मेरे पास कुछ छोटे प्रस्ताव से हैं जी, जो मैंने पता नहीं कैसे कैसे एडजस्ट करे हैं। आपने एक आरोप में कहा, आरोपी कह सकते हैं अभी क्योंकि साबित नहीं हुआ है तो कुछ, कि इन्होंने
नगर पालिका चेयरमैन की जो कुर्सी है या प्रधान ये जो बने हैं, इसका मेन मोटो ये था कि ये अपने उस दुकान को बचा जाए, अपनी उस दुकान को बचा जाए, कोई फायदा इस तरह का उठा जाए जी। तो देखिए इससे पहले की जो योजना थी जिसमें भगत सिंह एडवोकेट चेयरमैन थे जी, भगत सिंह एडवोकेट चेयरमैन के समय संबंधित दुकान का जो केस है, जो अभी आप कह रहे थे कि इन्होंने 2019 में इलीगल मीटिंग बुलाकर वो केस वापस लिया जी, मतलब कि उसको केस का सुनवाई करने की या सॉल्यूशन करने की कोशिश करी जी, तो समय खराब हो रहा था या जो भी बातें थी। अब हम इससे पीछे चले जाते हैं जी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि समय उस समय भी खराब हो रहा था और ये सब चीजें भगत सिंह एडवोकेट जो चेयरमैन थे उन्होंने भी देखा और उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया जो उसकी कॉपी मेरे पास है यहाँ पे, और उस प्रस्ताव में कहीं ना कहीं जो आपके खेमे के जो 1 2 3 4 पार्षद हैं जी, उनके नाम में मेरे पास है, उन लोगों की उसमें इवन सिग्नेचर भी है जी। तो उस समय उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो दुकान का मुद्दा है, ये दुकान जो है इसका जो रेंट है, ये हाई कोर्ट में जो केस गया हुआ है वहाँ उसका फैसला नहीं आया था, लेकिन उसी वक्त इन्होंने प्रस्ताव में मेंशन कर दिया था कि ये दुकान जो है इसका सही सिस्टम है और इसका जो रेंट है वो ये बिल्कुल ओके है और आपके खेमे के 4 पार्षदों की भी उसमें सिग्नेचर है, मतलब अन्य के भी हैं बट आपके जो आपके वर्तमान, क्योंकि पहले भी पार्षद थे और अब भी पार्षद है तो इन्होंने मतलब उस पर सिग्नेचर किए और फिर ये सर्वसम्मति से उस समय पास हुआ है जी। फिर इसके बाद ये गया है डीसी के पास जी, ये उन्होंने डीसी के पास भेजा है, फिर आचार संहिता लगी या मतलब इस तरह की सिचुएशंस बनी कि फिर नगर पालिका चेयरमैन दूसरे आ गए, यानी अब ये सुरेंद्र जो रीना बंटी है शमशेर जी बन गए। शमशेर जी, मैंने स्वयं जो पूरी बात कही आप शायद मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैंने खुद आपसे कहा कि 2011 में भगत सिंह जी चेयरमैन के समय इसने चाहे दबाव देकर या किसी भी तरीके से कोई प्रलोभन देकर कुछ भी करके एक प्रस्ताव पास कराया जी, लेकिन वो प्रस्ताव इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जी। उसके बाद 2016 में दूसरा हाउस आता है और 2019 की बैठक में वो ये प्रस्ताव पास करके वो उठा लिया जाता है। आपकी बात को अगर मैं बड़ी करूं, 2011 वाली बात को अगर मैं आपकी को बड़ी करूं, ये केस उठाया किसने? 2011 में 2011 में उठा नहीं, केस 2019 में उठाया। 2019 में केस उठाया किसने? केस नहीं कह सकते कि मतलब वहां से जो हाई कोर्ट से विड्रॉ किसने किया? हाई कोर्ट से तो कभी ना कभी विड्रॉ किसी ने किसी को करना ही था, जहां तक मेरा मतलब कि मेरे कानूनी नॉलेज है उसमें एक ही किसी ने किसी संस्था को तो आपकी जानकारी के लिए शमशेर जी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, बैठक में जब प्रस्ताव पास होता है और विड्रॉ करने की बात आती है या इस प्रकार की कार्य को अंजाम देने की बात आती है तो बकायदा बाय नेम बंदे अपॉइंट होते हैं कि ये कार्य ये व्यक्ति किया जाएगा और ये सर्वसम्मति से पास किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। उस समय भी कोई 2011 में कोई ना कोई व्यक्ति अपॉइंट किया गया होगा इस केस को उठाने के लिए। ठीक है, 2019 में ये केस उठाया जाता है हमारे पार्षद साथी मनीष सैनी के एफिडेविट से। मनीष सैनी को अध्यक्षता दे दी गई, मनीष सैनी जी को ऑथोराइज कर दिया गया कि आप इस केस को उठाएंगे। 2011 के प्रस्ताव पे आप काम कर रहे हैं। 2011 में हुआ मनीष सैनी, 2011 में हुआ मनीष सैनी। और 2019 की अगर हम बात करें तो 2011 के प्रस्ताव को भूलना पड़ेगा। 2019 की अगर हम बात करें दैट मीटिंग वाज इलीगल। देखिए मैं समझ सकता हूं कि मेरी जो कानूनी नॉलेज या इस तरह की जो संवैधानिक हक या जो भी है इस तरह की जो चीजें हैं मेरे को थोड़ा सा कम पता है, तो मैं ये चाहता हूं कि इस तरह के जो भी आपके मुद्दे हैं ये मैं आपको बधाई और साधुवाद देता हूं कि आप अच्छी रिसर्च करके आए हैं। देखिए ऐसा आप अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। देखिए ऐसा है, ये तो मान लीजिए ऐसा होता है कि जब हम आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो बातें करनी है, तो जी मेरे पास भी कुछ कंटेंट होना चाहिए। बाकी विशेष बात ये है कि फिर भी कहीं ना कहीं मैं मान लीजिए हो सकता है कि कोई कमी महसूस कर रहा हूँ, कोई पॉइंट महसूस कर रहा हूँ जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो मुद्दे हैं, आप आमने सामने बैठ के क्यों नहीं सुलझा लेते? हमने कभी नहीं कहा कि हम बैठ के नहीं सुलझा सकते। तो पंचायतें तक हुई है, महापंचायत तक तो हाँ, महापंचायत यादव सभा में पंचायत हुई, यादव सभा में 3 बार महापंचायत हुई, 2 बार माननीय सुरेंद्र जी या रीना जी या उनके खेमे का कोई पार्षद पहुंचा ही नहीं। तीसरी बार में जब वो पहुंचते हैं, काफी गहमा गहमे के बाद एक निर्णय यादव सभा सुनाती है। यादव सभा का वो प्रतिनिधि मंडल आज भी मौजूद है, आप उनसे पूछेंगे। यादव सभा का प्रतिनिधि मंडल कहता है कि जो अभी अब आपकी और हमारी चर्चा चल रही थी, ना आप 88 की चर्चा करेंगे, ना आप 66 की चर्चा करेंगे। आप 88 को भूल जाइए, आप 66 को भूल जाइए, नए सिरे से मीटिंग बुलाइए, केवल सार्वजनिक कार्यों के लिए, नगर के सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए नई मीटिंग बुलाइए, उसमें सार्वजनिक विकास कार्य रखिए और उस बैठक पे प्रस्ताव पास करके आप काम करिए। ठीक है। फरवरी में वो जनवरी या फरवरी में शायद वो महापंचायत हुई थी। आज लगभग 10 से 11 महीने बीतने के बाद भी हम इंतजार में हैं कि शायद कोई बैठक हो।
तो यानी अभी बैठक नहीं हुई? आज तक कोई बैठक प्रधान की तरफ से नहीं बुलाई गई है। तो फिर वो जो उसके बाद दूसरा मैं एक बात और यादव सभा की, उसके बाद दूसरा मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा इसी बीच में। उपायुक्त महोदय, आज से पहले, इनसे पहले उपायुक्त महोदय थे आर.के. सिंह जी। आर.के. सिंह जी ने सब पार्षदों को बुलाया, लगभग सब पार्षद वहां मौजूद थे। खुद प्रधान महोदय तय कर वहां पर कमिटमेंट करके आई कि हाँ मैं आज ही या कल तक, आज या कल तक मीटिंग का एजेंडा निकाल दूंगी और हम मीटिंग बुला लेंगे। ये बातें भी मेरे ख्याल से जुलाई की हैं, शायद मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ध्यान आता है जुलाई लास्ट या अगस्त स्टार्टिंग की ये बातें हैं। और आज भी लगभग 4 महीने बीतने के बाद अब भी हम बैठक के इंतजार में की बैठक होगी। देखिए डीसी का तो शायद डीसी जो है अपने उपायुक्त नए आ गए होंगे अभी। जी हाँ। अभी अजय कुमार ने। लेकिन अगर हम बातचीत करें यादव सभा जो कमेटी है उसमें जो मतलब जो लोग थे, जो मेन मेंबर थे, जिन्होंने इस तरह का निर्णय या सजेशन दिया था कि आप इस तरह से नए सिरे से अपने बैठक कीजिए और फिर शुरू कीजिए, तो वो जो कमेटी है वो अब बीच बचाव फिर से क्यों नहीं कर रही है? वो फिर से सजेशन क्यों नहीं कर रही है या दे रही है, या फिर वो बैठक क्यों नहीं बैठवा रही है? अगर आप उनसे बातचीत करें या फिर वो उनसे बातचीत करें। मैं शमशेर जी आपको बता देना चाहता हूं, इस व्यक्ति की गारंटी लेने वाला कोई व्यक्ति नगर में नहीं है जो इसकी आंख मीच के गारंटी ले सके। मैं मेरी बात कहता हूं, मैं आपको ऑथोराइज करता हूं शहर के सार्वजनिक कार्यों के लिए 11 पार्षदों की तरफ से मैं आपको ऑथोराइज करता हूं, आंख मीच के कहीं भी आप ये करके आ जाना कि नगर के विकास कार्यों के लिए ये 11 लोग विरोध नहीं करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस चीज के लिए। ऐसा आश्वासन उस व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति दिखाए कि हाँ मैं उस चीज की गारंटी लेता हूं, उस व्यक्ति की गारंटी लेता हूं कि वो किसी तरह का विरोध नहीं करेगा, किसी तरह की काट छाट नहीं करेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप और आपके जो 10 साथी हैं वो सभी साथी सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्थन देंगे, चाहे आपकी किसी। मैं आपको बता देता हूं, मैं और मेरे साथ के सभी मनोनीत और निर्वाचित पार्षद आज तक नगर के किसी सार्वजनिक विकास कार्य के विरोध में ना रहे हैं और ना ही भविष्य में रहेंगे। अगर प्रधान महोदय कहीं भी ये क्लियर कर दे कि इस प्रकार के विकास कार्य कारण के साथ विद रीजन ये प्रूव कर दे कि हमने एक भी सार्वजनिक विकास कार्य का विरोध किया है, जो आप कहेंगे मुझे सजा मंजूर होगी। तो देखिए अब मान लीजिए मैं वहां बैठा था तो उनकी तरफ से उनकी कह लीजिए कि एक तरफा कह लीजिए कि वहां पर आप नहीं थे। हाँ, स्वाभाविक बात है। यहाँ पर वो नहीं है। हाँ, स्वाभाविक बात है। ऐसा मतलब कि होना जिसमें आमने सामने बैठ के बातचीत हो। उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में ये तक बोल दिया कि जी मैं तो लाइव आकर आप लोगों से बातचीत कर सकता हूँ। मैं शमशेर जी आपको बता देना चाहता हूं, जहां वो चाहें, जब वो चाहें, ना उनका घर हो ना मेरा घर हो, जहां वो चाहें, जब वो चाहें, नगर के किसी सार्वजनिक स्थान पर शहर के और 5 मौजूद लोगों को बैठाकर, ये नहीं कि वो और मैं अकेले बैठ गए, शहर के और 5 मौजूद लोगों को बैठाकर शहर के सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए सकारात्मक चर्चा के लिए सभी पार्षद सदैव तैयार है। देखिए मैं इसमें एक पॉइंट डालना चाहूंगा कि जो मौजूद 5 लोग हैं वो किसी भी खेमे से हो सकते हैं, बाद में उनके ऊपर कोई ना कोई छिटा कसीर लगे कि ये वो व्यक्ति थे, ये वो व्यक्ति थे, क्योंकि हर मौजूद व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा या पार्टी को समर्थित होता है। जी बिल्कुल होता है। तो इस वजह से ऐसा ना करके, जैसा कि हमारा एक सिस्टम चल रहा है चर्चित चेहरे के अंदर कि पहले हम उनसे मिले, फिर आप पार्षदों का पक्ष हमने अपनी जनता के समक्ष रखा अपने एपिसोड में, तो मैं ये चाहता हूं कि आप और वो आमने सामने, अगर आप उनके सामने, वो तो बैठने के लिए तैयार, उन्होंने अपने में बोल दिया है, अगर आप तैयार हैं तो ना आपका घर होगा ना उनका घर होगा, लेकिन हम अपने किसी भी मेरे स्टूडियो के अंदर, अपने स्टूडियो के अंदर हम बैठेंगे, वहां पर हम बातचीत करेंगे और वहां पर जो भी निर्णय रहेगा, जो भी बातें रहेंगी, केस से संबंधित बातें रहेंगी, एफआईआर से रिलेटेड बातें रहेंगी, जो कुछ भी है वो जनता के सामने आप करें। बिल्कुल, जो कुछ भी बातें करें वो जनता के सामने करें। जो बातें हैं आपकी, जो बातें हैं उनकी टेक्निकली, कानूनन, संवैधानिक जो भी बातें वो हो जाएं। उससे क्या है कि आप भी क्लियर, वो भी क्लियर, जनता भी क्लियर और आगे का रास्ता भी क्लियर। शमशेर जी मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं सदैव बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरी नहीं कहता, हमारे 11 पार्षदों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति, कोई ना कोई पार्षद साथी बिल्कुल उस चर्चा में बैठने के लिए तैयार है। बशर्ते एक छोटा सा सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा। जो आपने कहा कि 5 लोग हम बैठाएं, वो किसी भी खेमे के हो सकते हैं, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, तो उस चीज को हम भूलकर क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता अपनाएं कि जिसको नगर पालिका और नगर पालिका के कार्यों की जानकारी हो।
ऐसे लोगों को बैठाया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। उसमें नगर पालिका के पूर्व प्रधान भी हम ले सकते हैं और अच्छे जिनको जानकारी हो ऐसे पूर्व पार्षद भी हम ले सकते हैं। ऐसे लोगों को ले लिया जाए जिससे ना उनको आपत्ति होगी ना हमें आपत्ति होगी, जिनको कानून नॉलेज हो जी, या फिर कह सकते हैं कि नगर पालिका से रिलेटेड नॉलेज हो, हाँ, उनको आप ले सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर बैठाएंगे तो शायद निर्णय जल्दी और सटीक निकलेगा। जो फिर क्या होगा कि तथ्य है उसकी भी विवेचना अच्छे से हो पाएगी जी। चलिए जी, अब विशेष बात यह है कि मैंने कई बार अलग अलग समाचार पत्रों में या फिर आपके फेसबुक से या मतलब जो भी मेरे सोर्सेज हैं नॉलेज गेन करने के, उसमें ये देखा है कि आप कई बार इस विषय को लेकर बोल चुके हैं कि नगर पालिका जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुकी है, या भ्रष्टाचार के बारे में आप कई बार लिख या बोल चुके हैं जी। तो इस पर विचार रखिए अपने। देखिए शमशेर जी, निश्चित रूप से महेंद्रगढ़ नगर पालिका भ्रष्टाचार, हरियाणा की जितनी नगर पालिका है, हरियाणा में शायद मेरे ख्याल से 81 या 87 नगर पालिका है, उन सब में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा अगर कोई है तो महेंद्रगढ़ नगर पालिका है। ये तथ्यों पे मैं आपको दे सकता हूँ। आज यहाँ बोलने की चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आप मांगेंगे तो मैं डिटेल में कागज आपको देने के लिए तैयार हूँ। किस किस प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ पर है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये बात मैंने आपके सामने नहीं, उन्होंने भी एक बात कही थी अपने चैनल के अपने इंटरव्यू में, सुरेंद्र बंटी ने जी भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि अमित मिश्रा एक पार्षद है जिसने मुख्यमंत्री के सामने भी इस प्रकार की बातें कही थी, महेंद्रगढ़ नगर पालिका का विषय उठाया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार करता हूं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे में मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी, महेंद्रगढ़ नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बढ़ चुकी है। मैं उसके 2-3 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक उदाहरण मैं आपको सबसे पहले दूं, महेंद्रगढ़ नगर पालिका में विजिलेंस की रेड होती है, 2 नगर पालिका के कर्मचारी, नगर पालिका का बिल्डिंग इंस्पेक्टर और एक क्लर्क, 2 लोग रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, दोनों सस्पेंड होते हैं। उसके बाद वो रुपए के मतलब लेते हुए भ्रष्टाचार, एनओसी के मामले में, अच्छा एनओसी के मामले में रंगे हाथ पकड़े जाते हैं वो। अच्छा। नगर पालिका वो विजिलेंस उनको लेकर जाती है। ठीक है। दूसरे विषय पर अगर मैं आऊं, नगर पालिका में आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारी जिन्होंने प्रधानमंत्री तक एक पत्र लिखा है, छोटे लेवल पर उनकी जांच भी हुई है, रेवाड़ी भी उनकी जांच हुई है, गुड़गांव भी उनकी जांचें हुई है, प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा गया है कि हमसे नगर पालिका के अंदर हमारी जो सैलरी है वो अकाउंट में ना डालकर वैसे कैश दी जाती है और कैश में 2-2 हज़ार रुपए पर मंथ हमसे कमीशन लिया जाता है। अच्छा जी। मतलब किसी व्यक्ति की, आप खुद देखिए, कोई सफाई कर्मचारी है, 12,000 रुपये उसकी सैलरी है, वो सुबह घर से निकलता है, रात तक काम करता है, सारा दिन नगर की सफाई करता है, नालियां साफ करता है, उस आदमी की सैलरी में से 2-2 हज़ार रुपये कमीशन, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा घटिया और निम्न स्तर का काम नहीं हो सकता। ये आंकड़ों की बातें बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद अगर भ्रष्टाचार की बात करूं मैं तो एनओसी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी इंक्वायरी हुई। एसडीएम साहब विक्रम सिंह जी उस समय होते थे, उन्होंने उसकी इंक्वायरी करी। इंक्वायरी के समय प्रधान का ना जाना, रिकॉर्ड ना भेजने देना, रिकॉर्ड को छुपा लेना, रिकॉर्ड के बारे में ये आदेश पारित कर देना लिखित में कि नगर पालिका कार्यालय से कोई भी रिकॉर्ड मेरी परमिशन के बगैर बाहर नहीं जाएगा। अगर उपायुक्त महोदय कोई रिकॉर्ड मंगाते हैं तो पहले नगर पालिका के प्रधान से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको कि हाँ हम लेकर जाएं। तो मतलब ये सब चीजें कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार किस लेवल का है। नगर पालिका की अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत ही वरिष्ठ स्वयंसेवक महेंद्रगढ़ नगर में है, आदरणीय जगराम महाशय जी, जिनकी आयु होगी लगभग 90 वर्ष जी। उनको खुद के एक प्लॉट की एनओसी लेनी थी। 4 महीने तक वो लगातार चक्कर काटते रहे। 4 महीने लगातार चक्कर काटने के बाद, और एक आपको जानकारी दे देता हूं, आदरणीय हमारे जो साथी हैं सुरेंद्र जी, उनके पूज्य पिताजी के सगे मामा है जगराम महाशय जी। अच्छा जी। उस व्यक्ति को अपनी एनओसी लेने के लिए 4 महीने तक नगर पालिका के चक्कर काटने पड़े। 4 महीने के चक्कर काटने के बाद वो अपने मुंह से कहते हैं यार मेरे से 30,000 रुपए मांगते हैं तब एनओसी मिलेगी, और परेशान होकर मुख्यमंत्री महोदय को लिखित में शिकायत देते हैं। अच्छा जी। शिक्षा मंत्री जी को लिखित में शिकायत देते हैं। एनओसी को लेकर, एनओसी नक्शे किसी भी प्रकार का काम हो, भ्रष्टाचार। एक भ्रष्टाचार का उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। रेलवे रोड, शहर में एकमात्र रेलवे रोड, एक रोड बना है जी। अगर मुख्य रोडों की अगर हम बात करें तो रेलवे रोड एकमात्र रोड बना है जी। अनाज मंडी के गेट से लेकर और ब्रह्मदेव चौक तक। अगर उस रोड की कोई गहनता से जांच करे ना, किस प्रकार का रोड वो बनना था, किस प्रकार का रोड वो बना, कितना उसका एस्टिमेट तैयार किया गया था, उससे ऊपर में वो क्यों छूटा, उससे ऊपर में छूटा तो उसकी सैंक्शन कब आई, इन सब चीजों में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कितना भ्रष्टाचार है। मैं इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे जी। सुरेंद्र बंटी या रीना जो है गर्ग, जो प्रधान है नगर पालिका की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला था कि जो अनाज मंडी रोड है वो बना
जी, और वो उसकी जो नींव है या फिर उसका जैसे आप डिटेल बता रहे हो कि जो जैसा बनना चाहिए था, कैसा बनना चाहिए था, क्या उसका बजट था, जो भी है वो अनाधिकृत है, वो डिटेल में प्रॉपरली सही नहीं है। लेकिन उन्होंने वहां पर एक पॉइंट बोला था, वो मैं बोल रहा हूं जनता के लिए ही, जी जी, कि जनता को रोड चाहिए था, जनता को रोड मिल गया। अब आप अंदर की टेक्निकल पॉइंट्स आप देखें जी, तो यहाँ पर अगर वहां जनता को रोड चाहिए था, रोड मिल गया तो हमें प्रॉब्लम नहीं है जी। अब वो आपस में आप देखिए कि वहां कहाँ क्या प्रॉब्लम है। हमें रोड चाहिए, हमें विकास चाहिए। मैं खुद आपकी बात से सहमत हूँ। आपको मैं आपको कहूँ या नगर की जनता को कहूँ, रोड चाहिए था या फिर रोड मिला। टीम देखे कि करप्शन हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ ना, संवैधानिक या कानूनन जो कमेटियां हैं वो देखें कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार है या नहीं है। जनता को तो रोड चाहिए, जनता को रोड चाहिए था, जनता को रोड मिला जी। आपने नहीं मिल रहे ना। आपने जब भ्रष्टाचार की बात करी ना, तो मैं बात कर रहा हूं कि उस रोड में कितना भ्रष्टाचार है। आगे के रोडों की बात है, वो प्रधान बनाए तो सही, वो रोड उन्होंने बनाया, किसने मना किया? प्रधान बनाए तो सही। अच्छा देखिए, मैंने अलग अलग एपिसोड में जी, मैंने कुलदीप सरताज जी से मुलाकात की जी, संदीप मालडा जो हैं सुंदराम ट्रस्ट के प्रधान, उनसे मुलाकात की, सुरेंद्र कौशिक जी जो पूर्व जिला प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की, या अन्य दूसरे जो चर्चित चेहरे थे उनसे मुलाकात की, और मैंने रीना बंटी जो हैं नगर पालिका चेयरमैन है उनसे भी मुलाकात की। इन सभी में एक कॉमन पॉइंट निकल के और आया नगर पालिका से अलग जी, जिसमें ये था, और जो लगता भी है, इवन शहर की जनता भी इस बात को मानती है, समझती है, और इस वजह से परिणाम भी अब की बार विधानसभा के अलग रहे थे। विशेष तौर पे बात ये है कि मुखिया होने के नाते, ये शुरुआत से हर इंटरव्यू में बोलते आए हैं सारे साथी, कि मुखिया होने के नाते श्री रामविलास शर्मा जी की जिम्मेदारी बनती थी कि नगर पालिका के अंदर जो भी बातें हैं उनको सुलझा लिया जाए, जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझा लिया जाए, और शहर का काम जो है शुरू करवा दिया जाए। दूसरा, सिर्फ रामविलास शर्मा जी ही इस चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि रावदान सिंह जी अब वर्तमान विधायक हैं, और वर्तमान विधायक होने के नाते अब वो मुखिया ठहरे, तो अब उनको ये चीज हैंडल कर लेनी चाहिए, उनको निपटारा कर देना चाहिए। तो दोनों जो हमारे विधानसभा नेता हैं, जिनको शहर पर राज करते हुए दोनों नेताओं को 40 to 45 ईयर्स यानी 40 से 45 साल हो चुके हैं जी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, ऐसे ही आता पहला जाता है। तो अब उनको अच्छे से समझ है, अच्छे से सारे पार्षदों की समझ है, अच्छे से बंटी की मतलब जो प्रधान है उनकी समझ है, मतलब सभी के अच्छे से समझ है। अगर वो पक्ष चाहे, यानी मुखिया जो भी हैं दोनों, वो चाहे तो क्या वो निपटारा नहीं कर सकते? आप क्या सोचते हैं, विचारते हैं कि उनका क्या रोल होना चाहिए? जो विधानसभा हमारे यहाँ के दोनों नेता हैं उनका, वो अपने विचार यहाँ रखिए। शमशेर जी, आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने अपने कार्यकाल के समय में अनेक बार प्रयास किए सब पार्षदों को साथ बैठाने के। एक बार वो अपने प्रयास में सफल भी हुए। रीजन था प्रधान और प्रधान के पति उस बैठक में आना नहीं चाहते थे, लेकिन एक बार वो अपने प्रयास में सफल हुए। जयराम सदन पर माननीय रामविलास जी के निवास स्थान पर वो बैठक हुई। लगभग सभी पार्षद उस बैठक में उपस्थित थे। लेकिन उस बैठक की मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, उस बैठक में चर्चा प्रारंभ होती विकास कार्यों की, वो चर्चा लेकर आ जाते, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे भाई, बात हो रही है यहाँ पर विकास कार्य किस प्रकार कराए जा सकते हैं, भविष्य की योजना रूपरेखा किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं जिससे शहर में काम हो सके। उस व्यक्ति ने वहां पर किसी प्रकार की बात नहीं की। उसने सिर्फ एक ही बात रखी कि मैं मेरी मर्जी से जैसे चाहूं वैसे काम कराऊं, मुझे कोई आदमी बीच में टोके रोके ना। अब जब रोक टोक तुझे राय नहीं है तो फिर आप काम क्यों नहीं करा रहे? जब आपको आज भी कोई व्यक्ति रोक टोक नहीं रहा है तो आप काम क्यों नहीं करा रहे? बात आ जाती है रावदान सिंह जी की। जी, रावदान सिंह जी ने विधायक बनते के साथ पार्षदों को बुलाया, पार्षदों को बैठाना चाहते थे, पार्षदों को बुलाया, पार्षदों को बैठाना चाहते थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। हाँ, तो आप फिर मैं उनके निवास स्थान पर या उनके पास किसी उसमें नहीं जा सकता था, लेकिन अनायास ही एक दिन मेरा किसी स्थान पर उनसे टकराना हो गया। देखिए, शहर के विकास के लिए आप जा सकते हैं, मेरा मानना है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई न्यूट्रल जगह हो तो बिल्कुल मैं जा सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ विषय पर। अनायास ही लगभग सभी पार्षद हम थे और हमारा उनसे टकराना हो गया। हमारी चर्चा हुई कि नगर में विकास किस प्रकार से हो। हमने सीधा उनको एक ही बात कही, नगर पालिका की बैठक बुलाई जाए, बैठक में शहर का इस कोने से लेकर इस कोने तक जो प्रधान चाहे उन कार्यों के प्रस्ताव डाले और शहर में विकास कार्य कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। होंगे तो एटलीस्ट शहर में ही होगा, तो काम शहर का ही जी
होगा तो काम शहर का ही। इस चीज की सहमति हमने उनको प्रदान करी, आज तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। तो जो ये मैंने अभी तक जैसे आपकी बातों से निष्कर्ष तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि निष्कर्ष तो जनता निकाले या फिर जो निकलता है वो निकले। मैं तो सिर्फ अपना आइडिया बता रहा हूँ कि मुझे जो लगता है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारी कोशिशें हैं जी, जो हमारी चाहे जो भी संस्थाएं बनी जिन्होंने एक सजेशन दे दिया, फिर निर्णय दे दिया और फिर वो ओबे नहीं हुआ या लागू नहीं हुआ, ऐसे ही फिर जैसे आपने वहाँ पर उनसे अपने आदरणीय श्री रावदान सिंह जी से मुलाकात की, उन्होंने फिर कोई सहमति वगैरह की बात करी और फिर उनकी तरफ से कोई सजेशन या फिर निर्णय नहीं आया या फिर किसी भी प्रकार का सहयोग प्रेशर प्रधान के ऊपर नहीं गया कि भाई आप ये काम अब करवाइए। यादव सभा कह लीजिए, उन्होंने भी आगे कुछ नहीं सुझाया या फिर इन्होंने भी आगे कुछ नहीं सुझाया। तो यानी हमारी जो कोशिशें हैं, मतलब अगर हम पार्षद और चेयरमैन को निकाल दें तो हमारी जनता में से कमेटी बनी है, जनता में से दूसरे नेता लोग हैं, तो हमारी कोशिशें कुछ कम रही हैं। वो अगर सुचारू रूप से आगे भी रहती, यानी एक स्टेप को क्लियर करने के बाद में अगर काम लागू नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसको शुरू करवाते, या जो भी संस्थाएं थी या जो भी नेता लोग थे उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस मुद्दे में अपने आप को इन्वॉल्व करके और वो इसका समाधान करवाते, ना कि एक बार विचार विमर्श किया और उसके बाद चाहे वो संस्थाएं थी, चाहे वो नेता लोग थे, चाहे आमजन ने भी बहुत बार अपना माथा पटका है अपनी गाड़ी के अंदर। जब रोड पर वो चलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइक पर चलते हैं, हेलमेट ना लगाते हैं या लगाते हैं, हर सिचुएशन में उनको प्रॉब्लम होती है कि वो शहर की टूटी हुई सड़कों पर धूल खा रखें, लेकिन उन्होंने कभी ना तो सवाल करने की कोशिश करी है। अगर करने की किसी गणमान्य जन ने, 5 लोगों ने, 50 लोगों ने या कुछ लोगों ने कोशिश करी है, तो उन्होंने उसको अंत तक लेकर वो गए नहीं, शमशेर जी पहुंचाया नहीं। अगर वो पहुंचा देते तो हो सकता था समाधान हो जाता। शमशेर जी, जनता समाज का आईना होती है जी। जनता ने, मैंने आपको बताया, यादव सभा ने प्रयास किया, लेकिन एक स्थान पर जाकर उन्होंने अपना निर्णय दिया कि नई बैठक होगी, लेकिन उस बैठक को फॉलो किसने नहीं किया? प्रधान ने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। मतलब भाई हम तो पक्ष हैं, हम बैठक में तभी जाएंगे ना। मैं कह रहा हूं हम पक्ष है, मतलब मैं तो नगर पालिका डिनोट करूंगा ना जी। आप नगर पालिका डिनोट करेंगे, लेकिन आप आंकड़ों के चीजों को समझिए। नगर पालिका का एजेंडा तो प्रधान और सेक्रेटरी निकालेंगे, बिल्कुल। पार्षदों के पास एजेंडा आएगा, मैं मना नहीं, पार्षदों के पास एजेंडा आएगा। उसके बाद अगर पार्षद मीटिंग में नहीं जाते हैं तो पार्षदों की गलती है। अब उसके बाद उपायुक्त महोदय के सामने वो स्वीकार करके आती है जी मैं बैठक निकालूंगी। उसके बाद बैठक नहीं निकल रही है, पार्षदों के पास अगर एजेंडा आया और पार्षद बैठक में नहीं गए हो तो पार्षदों की गलती है। पार्षदों के ऊपर गलती थोपना गलत है। ठीक है, हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी पार्षदों और प्रधान में रही, उस कमी के कारण पार्षदों को थोड़ा बहुत आप दोष दे सकते हैं, लेकिन प्रधान महोदया ने कभी चाहा ही नहीं कि नगर में विकास हो। उनका तो एकमात्र मोटो रहा कि किसी प्रकार मेरी दुकान का केस मैं उठा लूं और मेरी इस योजना में प्रधान बनने का मेरा जो उद्देश्य है उसमें मैं सफल हो जाऊं। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं आप या आपके जो साथी हैं पार्षद साथी, उन लोगों को विशेष तौर पर कोई दोषित नहीं ठहरा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दो पक्ष हैं, दो पक्ष के लिए किसी संस्था ने या नेता ने या जनता ने कोई निर्णय किया या सजेशन दिया जी कि अब आगे ये कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें से एक पक्ष ने वो काम पूरा नहीं किया। अब उस संस्था का, उस नेता का या उस जनता का ये निर्णय, मतलब ये उत्तरदायित्व बनता था कि वो आए और उसकी पालना करवाएं या उस पर विचार विमर्श फिर से करें कि भाई क्यों नहीं हुआ जी। तो ये बात है, और विशेष तौर पर ये बात है कि मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं आपके अंदर से एक व्यक्ति हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी कमियां हैं कि ये सड़कें टूटी हुई हैं, ये हमारी गलती है कि हम जिस प्रकार से अपने किसी भी नेता, अपने किसी भी पार्षद या अपने किसी चेयरमैन के ऊपर हम आरोप लगा देते हैं कि रामविलास शर्मा जी ये नहीं करने दे रहे, या फिर रावदान सिंह जी ये नहीं करते, या फिर चेयरमैन ये नहीं करते, पार्षद ये नहीं करते। अगर आप सब चाहें तो बहुत कुछ और बहुत ही कम समय में हो सकता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है आप पर, हम पर, कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी भागीदारी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। हम अनेकों समय बाजार बंद कर सकते हैं, हाल फिलहाल भी बाजार बंद हुए हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें, हम डे टाइम के लिए 1 दिन के लिए बंद कर देते हैं, हम कोरोना टाइम में हम 3 महीने बंद कर देते हैं मार्केट। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पूरी जनता 1 दिन 2 घंटे निकाल कर
पूरे मार्केट के लोग बैठकर यही फैसला कर दें कि नगर पालिका का जो विवाद है वो खत्म ही हो जाए और देश अपना जो जिला अपना नगर पालिका महेंद्रगढ़ जो है, नगर पालिका महेंद्रगढ़ के कार्य सुचारू रूप से हो सकें। आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि अपनी भागीदारी दर्शाइए, आप सवाल जवाब कीजिए, ये आपका हक है। जी, मैं आगे भी आपसे सवाल जवाब कर सकता हूँ? जी जी। तो सर, मैं विशेष बात यहाँ पर एक और रखना चाहूँगा। हमारी ऐसी समस्याएं हैं महेंद्रगढ़ की, मूलभूत समस्याएं हैं, मतलब जैसे एक तो होता है मूलभूत सुविधाएं और एक होता है मूलभूत समस्याएं। तो हमारे पास मूलभूत समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की अगर हम बातचीत करें तो अगर हम सड़क पर चलते हैं, हमने जिक्र भी किया पहले भी कि सड़क पर चलते हैं तो रोड टूटे पड़े हैं और दुनिया भर की धूल खानी पड़ती है जी। दूसरी बात ये कि अगर हम सड़क पर चलते हैं तो चलने के लिए रास्ते ही नहीं बचे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चौक है महेंद्रगढ़ के, मान लीजिए मशाणी चौक, ब्रह्मदेव चौक या फिर आपका आजाद चौक, सब्जी मंडी का एरिया, जो मेन महेंद्रगढ़ का हार्ट है, कॉम्प्लेक्स वगैरह, इन सब जगह पार्किंग की इतनी अव्यवस्था है जी, इतनी ज्यादा अव्यवस्था है कि आप खुद फेस करते होंगे उस चीज को। बिल्कुल। अगर हम इवन रास्ता बदल लेते हैं कई बार, शहर में से अगर हमें जाना होता है किसी काम से तो हमें सोचते हैं कि ये बाद में करेंगे या काम ही छोड़ देते हैं। तो ये जो रोड टूटे पड़े हैं उनकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करवा दी जाए। दूसरा जो पार्किंग की समस्या है, ये दुकानदारों ने सामान आगे तक अतिक्रमण सा लगा दिया, या फिर मान लीजिए कोई बंदा आता है वो अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, वो फिर देख ही नहीं रहा है कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, उसकी जो गाड़ी है वो जाम का कारण बन रही है। कम से कम इन बेसिक समस्याओं पर तो कहीं ना कहीं आप लोग मिल बैठ कर कोई समाधान कर सकते हैं। शमशेर जी, इसमें तो रुपए का बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा मेरे। शमशेर जी, आपको बताना चाहूँगा, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, महेंद्रगढ़ शहर में जितने खड्डे हैं जी, उन खड्डों को अगर भरने का काम हम आज प्रारंभ करें, उन पूरे खड्डों को भरें, तो जितना पैसा नहीं लगेगा उससे 4 गुना के बिल पिछले 4 साल में केवल पैचवर्क के नाम पे महेंद्रगढ़ नगर पालिका के जारी हो चुके हैं। लगभग 2 करोड़ रुपए के बिल निकल चुके हैं केवल पैचवर्क के नाम पे, और एक ईंट नहीं लगी है। मतलब ये आपके सामने है कि एक ईंट नहीं लगी है, खाया जा चुका है। 2 करोड़ रुपए के बिल पास हो चुके हैं। वो पैसा किसने खाया, किसने नहीं खाया, वो तो आप जनता धूल खा रही है। जनता धूल नहीं खा रही है, हम भी धूल खा रहे हैं, हम भी जनता के हिस्सा है। 2 करोड़ रुपए पैचवर्क के नाम पे नगर पालिका से निकाले जा चुके हैं। पहले विषय आपके जो खड्डे हैं, खड्डे के विषय का मैंने आपको जवाब दे दिया। नई सड़कें नहीं बन पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि नई सड़कें, गड्ढे रिपेयर करने की तो बात ही नहीं रही, सड़कों में गड्ढे इतने हो गए अब तो सड़क ही नहीं बनानी पड़ेगी। सड़क तो भरे ही नहीं जा सकते। सड़क नहीं बनानी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको 2 बार पहले बता चुका हूँ। यादव सभा की पंचायत ने भी ये तय करके दिया था कि बैठक बुलाई जाए, और डीसी साहब ने भी ये तय करके दिया था कि बैठक बुलाई जाए। दोनों में सब पार्षद मौजूद थे, सब पार्षदों की मौजूदगी में ये तय हुआ। और उसकी शुरुआत अगर होनी है तो प्रधान के हाथ से होनी है। बैठक का एजेंडा निकलना है, बैठक की तिथि, समय, स्थान सब निश्चित होना, वो प्रधान के द्वारा तय होना है। उसके बाद पार्षदों के पास एजेंडा आएगा, पार्षदों के पास सूचना है कि पार्षद बैठक में जाएंगे। हाँ, उस बैठक में जो पार्षद नहीं जाता है वो दोषी है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। जो भी पार्षद नहीं जाता है वो दोषी है। वो बात तो आती वहां पर। अब आती है बात अतिक्रमण की। अपने देसी भाषा में कहावत है शमशेर जी, अखबाड़ी खेत न खागी तो बचेगो के। हाँ, होती है। अपने आजाद चौक की अगर हम बात करें, शहर का सबसे व्यस्तम चौक है। नगर के आजाद चौक पर नगर पालिका की प्रधान रीना जी के पति की एक दुकान है, जो कि नगर पालिका के निलंबित पार्षद है सुरेंद्र बंटी जी। उनकी एक दुकान है, जहां तक दुकान की हद है उससे 8 फुट आगे बढ़कर उन्होंने शटर लगाया हुआ है। 8 फुट आगे बढ़ के शटर लगाया हुआ है। मतलब मेन रोड पर 8 फुट का अतिक्रमण नगर के आजाद चौक पर नगर पालिका के प्रधान ने कर रखा है। तो बचेगा क्या? नगर पालिका के प्रधान की देखो विडंबना देखिए आप। नगर पालिका की प्रधान के पति, जिस दुकान का जिक्र हमने अभी तक काफी देर से किया, 10,000 के 1000 के किराए वाले दुकान का जिसका किया, शोरूम नंबर 1 की हमने बात करी। नगर पालिका का सेक्रेटरी और नगर पालिका का एमई दोनों जाकर उस दुकान का अतिक्रमण का चालान करके आते हैं। उस चालान की कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा के दे सकता हूं। नगर पालिका के प्रधान की दुकान का चालान इसी योजना के अंदर होता है। जब नगर पालिका का प्रधान स्वयं अतिक्रमण करेगा तो पूरे शहर के अतिक्रमण हटने की उम्मीद हम कर किस प्रकार सकते हैं? तो सबसे पहले तो उनको खुद को सुधरना होगा। जी, तो मेरा देखो, आप यहाँ पर आए और आपने काफ़ी अच्छे जो सवालों के जो जवाब थे वो दिए। आपने काफ़ी समय दिया, जिसके लिए एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर मैं जनता से एक बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने जितने भी सवाल जवाब करे, आपने 10वां एपिसोड भी देखा होगा, उसमें सुरेंद्र बंटी जी और रीना बंटी जी जो हैं उन बैठे थे, उन्होंने जवाब दिए। लेकिन उन जवाबों में बहुत ज़्यादा परसेंट
जो आंसर आए थे, मैंने बात करी सड़क की, उनका आंसर था पार्षद। मैंने बात करी धूल की, उनका आंसर था पार्षद। मैंने कोई भी सवाल करा, फॉर एग्जांपल मैंने सवाल करा पार्किंग का या कुछ भी, उनका आंसर था पार्षद। अब बात करें इस इंटरव्यू की, तो इस इंटरव्यू में भी मुझे बहुत सारा ऐसा नज़र आता है कि मैं सवाल कर रहा हूँ पार्किंग से, मैं सवाल कर रहा हूँ रोड से, मैं जब सवाल कर रहा हूँ किसी भी इस तरह की समस्या से रिलेटेड, तो उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है चेयरमैन, या कह सकते हैं कि प्रधान नगर पालिका महेंद्रगढ़ रीना बंटी और उनके हस्बैंड। विशेष तौर पर बात यहाँ पर ये है कि कार्य हो सकते हैं दोनों पक्षों में। अगर आपसी जो जवाब सवाल आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, अगर ये क्लियर हो जाता है, जहां गलती है, जैसा कि उन्होंने भी, प्रधान ने भी ये कहा था कि जनता ये ना कहे कि दोनों गंदे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि इनका वक्तव्य जानने के पश्चात कि जनता, जैसा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सारे पार्षद खराब हैं, इस तरह के कमेंट हमारे पिछली वीडियोज पर आए थे। उन्होंने भी बोला था कि जी बंटी पार्षद ठीक है, लेकिन जो पार्षद हैं वो गलत हैं। सारे पार्षद जो निलंबित है, इस्तीफा दिया जिन्होंने, या फिर जो 9 पार्षद जो मीटिंग में नहीं आए। देखिए, जब हम दोनों का आमना सामना कर चुके हैं, आप भी मेरे साथ ही हैं और मैं भी यहाँ पर, तो जब दोनों का हम आमना सामना करके देखते हैं तो जो समस्याएं हैं उसका आंसर भी एक दूसरे ही है। और मैं तो यहाँ पर एक बात और बोलना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन भी, इन समस्याओं का समाधान भी दोनों ही एक दूसरे। तो हमें कैसे भी करके, आप जो देख रहे हैं सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप कैसे भी करके इस जो कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप की जो बात है, या जो भी बातें हैं आपस की इनकी, उसका निपटारा कीजिए, कैसे भी करवाइए, कोई भी मेथड इस्तेमाल कीजिए ताकि शहर का विकास हो सके। अच्छा, अंत में सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप चर्चित चेहरे शो में आए और आपने इतना समय दिया, आपके जो भी सवाल हमने किए उसका आपने सीधा तौर पे जवाब दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शमशेर जी, धन्यवाद मैं आपका करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया, आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से, आपकी चर्चित चेहरे शो के माध्यम से मैं अपनी बात महेंद्रगढ़ की जनता के बीच में रख पाऊँ। पार्षद सही मायने में पार्षद गलत नहीं है, ये बात किसी न किसी तरीके से मैं महेंद्रगढ़ की जनता को समझा पाऊँ, ऐसा एक अवसर आपने मुझे दिया। इस चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ महेंद्रगढ़ की जनता को, जो इस एपिसोड को बहुत विस्तार से, बहुत ढंग से सुनेंगे और विवेचना करेंगे कि किस प्रकार से नगर में काम हो सकते हैं, कौन सही मायने में सही है और कौन सही मायने में गलत है। नगर पालिका के सभी पार्षद सार्वजनिक कार्यों के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, भविष्य में भी सदैव तैयार रहेंगे। मैं एक बार पुनः आपका, आपके इस चैनल का, आपके इस कार्यक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, एक नए चर्चित चेहरे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।